नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। आज की चर्चा में देश में जो हालात हैं, जो सीमाओं पर हालात हैं, पाकिस्तान के साथ जो तनातनी है, उस पर हमारी बातचीत खास तौर पर केंद्रित रहेगी। और इसके अलावा उस मोर्चे पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारी खबरें हैं, जिसके बारे में हमारे साथी शार्दुल आपको बताएंगे। शार्दुल के अलावा हेलो। स्टूडियो में मेरे साथ विकास और हृदय जोशी भी हैं। आप हेलो। दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। इसके अलावा थोड़ी देर में हमारे साथ स्मिता शर्मा जुड़ेंगी। और स्मिता लगातार नज़र बनाए हुए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पर जो चीज़ें हो रही हैं इस तनातनी के बाद, इस हमलों के बाद, उसके बारे में हमें अपडेट करेंगी। मैं जल्दी से आप लोगों के सामने कुछ और जानकारियां हैं वो रखना चाहता हूं, और उसके बाद शार्दुल आपको जो बड़ा घटनाक्रम रहा पूरे हफ्ते उसके बारे में जानकारी देंगे। 3 मई जो बीती है उस दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था। उसके इर्द गिर्द न्यूज़ लॉन्ड्री ने एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम वीक मनाने का निर्णय किया। इसके तहत एक विशेष ऑफर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आया गया है। 1 हफ्ते तक इसकी वैलिडिटी है, 1 हफ्ते तक ये चलेगा। इसके तहत न्यूज़ लॉन्ड्री और टीएनएम का जो ज्वाइंट सब्सक्रिप्शन है, आप अगर एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन साथ में फ्री मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, अपने किसी दोस्त, परिवार के सदस्य को, किसी को भी। तो एक बढ़िया मौका है, एक की कीमत में 2 न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का ज्वाइंट सब्सक्रिप्शन लेने का। तो इस मौके को जाने ना दें। इसके अलावा हमारा जो हवा को लेकर कैंपेन साल भर तक चलने वाला है, फाइट टू ब्रीथ, हवा का हक, इससे भी ज़रूर जुड़ें, क्योंकि ये आपके बहुत बुनियादी सवाल को केंद्रित है। हवा का हक, आपके सांस लेने के अधिकार को पर केंद्रित ये हमारा कैंपेन है। आप लोगों को पता है कि लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं कि क्यों आखिर साल दर साल उत्तर भारत की, दिल्ली की हवा ख़राब हो जाती है। 3-4 महीने ऐसे आते हैं बीच में जब आप सांस लेना दूभर हो जाता है, आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ प्रभावित होती हैं। और हमारे जो तमाम हुक्मरान हैं, जो सत्ता प्रतिष्ठान है, वो इसकी ओर किसी खास चिंता से या इसकी ओर किसी एक दीर्घकालिक रणनीति के साथ सामने नहीं आता है। वो उसको उस तरह से इससे मुठभेड़ नहीं करता जैसे जिस तरह की चिंता इसके प्रति होनी चाहिए। इसलिए हमारा ये कैंपेन है, इससे ज़रूर जुड़ें आप। आप लोगों के बहुत सारे पत्र भी आए हैं इस हफ्ते, हम उनको इस चर्चा में शामिल करेंगे। शार्दुल, जल्दी से आप पहले जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते उनको बताएं, और उसके बाद हम इस चर्चा को शुरू करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ स्मिता शर्मा भी जुड़ेंगी। बुधवार को भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्यवाही की। ये भारत के सेना की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया और 9 जगहों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पीस था, वो सीज फायर जो चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, उसको भंग करते हुए आर्टिलरी शेलिंग शुरू की। इसमें पुंछ में सेना के एक कर्मचारी के अलावा कई निर्दोष लोगों की जान गई। और उसके बाद बीते दिन, यानी हम शुक्रवार की सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि इस कार्रवाई में करीब 100 लोग मारे गए, यानी पाकिस्तान की तरफ भारत की कार्रवाई में। 100 टेररिस्ट हुए। हाँ, और पाकिस्तान इस नंबर को वेरीफाई नहीं कर रहा, तो जितने वेरीफाइड हैं वो करीब 31 की संख्या है। तो गुरुवार को ही भारत सरकार ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा 15 जगहों पर भारत के मिलिट्री संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की पाकिस्तान की सेना ने, जिसे हमारी सेना ने नाकाम किया। और फिर लाहौर सहित कई जगहों पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज किया, नेस्तनाबूद किया। इसके बाद कल रात, बृहस्पतिवार देर रात, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फिर से हमला करने की कोशिश की, जिसमें पंजाब के कई जिलों में ब्लैकआउट जारी कर दिया गया। उसके बाद जिसमें जिले थे पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, रूपनगर, फजिल्का, लुधियाना, होशियारपुर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, संगरूर, भटिंडा और पटियाला, और इनके अलावा चंडीगढ़, इन सब में ब्लैकआउट घोषित हुआ। और खासतौर पर जलंधर के आसपास ड्रोन हवा में दिखाई दिए, जिन्हें फिर सुरक्षा बलों ने जिनसे निपटा। और गृह मंत्रालय ने देश में कई जगहों पर, ये अगली सुर्खी है, ये
जुड़ी हुई घटनाएं हैं, तो मैं एक साथ बोल रहा हूँ। गृह मंत्रालय ने देश में कई जगहों पर और शहरों में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करवाई थी कि अगर हवाई हमला होता है तो उसमें प्राथमिकी सेवाओं को क्या करना है और उन्हें तुरंत किस तरीके से स्थिति का सामना करना है, उसकी थोड़ी बहुत तैयारी अपेक्षा उनकी बन जाए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पहलगाम में मारे गए भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को जो ऑनलाइन गालियां और हरास किया जा रहा था, उसकी कड़ी निंदा की। हिमांशी ने अपने साथ इस दुर्घटना के हो जाने के बाद सामाजिक सद्भाव और शांति बनाए रखने की अपील की थी, और जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर बेहद बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया था और बहुत ही बदतमीजी से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा था। उच्चतम न्यायालय ने इस हफ्ते एक बड़ा कदम उठाया। न्यायालय के 21 जजों, जिसमें सर्वोच्च न्यायाधीश संजीव खन्ना भी शामिल हैं, इन सभी ने अपने व्यक्तिगत खातों और अकाउंट्स को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सामने रख दिया। और इसके पीछे की मंशा बताई जा रही है कि काफ़ी बड़े व्यापक स्तर पर ऐसा माना जाता है कि भारत की जुडिशरी में पारदर्शिता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब जज उसके खिलाफ एक संदेश देना चाहते थे, और मुझे तो लगता है अच्छा कदम है, और जितना ट्रांसपेरेंसी बढ़े उतना बढ़िया है। नैनीताल में पिछले हफ्ते एक दर्दनाक घटना की खबर आई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ कि ये आरोप है आरोपी पर। इसके बाद शहर में तनाव बढ़ गया था और सांप्रदायिक झगड़ों और हिंसा की घटनाएं सामने आई थी। अब इस मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिले के एसपी को खुद इस मामले के एसएसपी को इस मामले की जांच अपने व्यक्तिगत देखरेख के अंदर करवाने के लिए कहा है। नैनीताल की मामला घटना इस मामले में थोड़ी सी महत्वपूर्ण और चिंताजनक है, क्योंकि इसमें जो पीड़िता है वो नाबालिग है और जो आरोपी है वो 70 साल से ऊपर का एक व्यक्ति है। भारत और यूके के बीच एक ऐतिहासिक बताए जाने वाली एफटीए मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हो गए हैं, और खबरों के अनुसार इस संधि में अब भारत के करीब 99% जो निर्यात हैं उन पर यूके में ड्यूटी नहीं लगेगी। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। बीते हफ्ते आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के वह लोग जो मत परिवर्तन करने के बाद ईसाई मत को जिन्होंने अपना लिया है, वो SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की मांग अपने लिए नहीं कर सकते, क्योंकि जाति या वर्ण व्यवस्था का ईसाई मत से कोई लेना देना नहीं है। और अंतिम सुर्खी है ये, भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और कुछ दिन पहले तक IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सुब्रमण्यम को अपना पद त्यागना पड़ा। इसकी वजह थी कि यूनियन बैंक के अंदर से जानकारी बाहर आई कि बैंक ने उनकी किताब इंडिया एट 100 की 2 लाख प्रतियां एडवांस में ही ऑर्डर कर दी थी। इस ऑर्डर की कुल कीमत थी 7.25 करोड़ रुपए के करीब, जिसका आधा भुगतान रूपा प्रकाशन को उन्होंने एडवांस में कर दिया। वाह, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, ये प्रकाशन की दुनिया का वो घोटाला है जिसको वो समझना प्रकाशन नहीं, बैंक। आप देखिए, बैंक की मीटिंग जब हुई तो उसमें बाहर आया, तो फिर जो बैंक के सीनियर लोग थे उन्होंने कहा कि हमने तो इसका कोई ऑर्डर नहीं हुआ, ये मतलब एडवांस में 2 लाख कॉपियां किताब की आपने कैसे ऑर्डर कर दी, और आधा पेमेंट भी। तो फिर KPMG से उन्होंने जांच कराई तो उसमें बात निकल के आई। तो ये बताता है कि अंदर बैंक वाले किस तरह से मतलब सेटिंग चल रही है। वो पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, अब IMF। और ये बहुत बड़ी बात है कि IMF के एग्जीक्यूटिव जो भारत की तरफ से गए तो उन्हें बीच में छोड़ना पड़ा। देखिए, ये जो पब्लिशिंग की दुनिया है, इस पर कई मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा किताबें नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि देयर इज एक कार्टेल है जो काम करता है, एक ग्रुप काम करता है जिसमें पब्लिशर्स भी शामिल हैं, ऑथर्स भी शामिल हैं, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी शामिल हैं। मैं आज की पिछले 20 साल की बात कर रहा हूँ। पहले ये मुद्दा जब 1910 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया आई थी, तो उस वक्त जब उसके पास मैन्युस्क्रिप्ट जाती थी तो 5 में से 4 मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट होती थी। ये पब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, और उनको बड़े हाई लेवल पर रिव्यू किया जाता था। अब क्योंकि हर कोई एक ऑथर है, और पब्लिशर्स अक्सर, ये मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पब्लिशर जब आप उनके पास अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हैं तो उनका एकमात्र जो इंटरेस्ट होता है, ज़्यादातर का, मैं सबको ब्लैंकेटली नहीं कह सकता, ज़्यादातर का इंटरेस्ट रहता है, चाहे वो हिंदी पब्लिश या इंग्लिश, कि कितनी बिकेगी, क्योंकि मार्केटिंग से ड्राइव है। जैसे एडिटोरियल आजकल ज़्यादातर मार्केटिंग से ड्राइव हो गया, और न्यूज़ लॉन्ड्री में हम अक्सर कहते हैं कि हम इसको मुक्त रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए सब्सक्रिप्शन ड्रिवन रख रहे हैं। तो वहाँ मार्केटिंग से इतना ज़्यादा ड्राइव है, तो इस लिहाज से वहाँ पर
जो ये इस तरह के बनाए जाते हैं, कौन आपकी किताब खरीद सकता है, और कई बार क्या होता है जो किताब लिख रहा है वही खरीदने वाले भी इकट्ठा करता है। इसमें जो मैं स्कैम बता रहा था उसको थोड़ा सा समझने जी। की जरूरत है। पब्लिशिंग का स्कैम ये बहुत स्टैब्लिश पैटर्न का स्कैम है। इसमें आप कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इलीगैलिटी खोजने जाएंगे तो नहीं पाएंगे, लेकिन वो हमारी आपकी आंखों के सामने होता है। जैसे बहुत अननोन राइटर्स की बहुत बेस्ट सेलर किताबें होती है। वो होता क्या है, कैसे काम करता है, पब्लिशर का एक नेटवर्क है। वो देश भर की लाइब्रेरीज में होता है, सरकारी स्कूलों में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो वो पब्लिक किताब छपती है और फिर वो बल्क में उनके द्वारा खरीदी जाती है। दीज आर पब्लिक मनी फंडेड इंस्टीट्यूशंस जो कि बड़े पैमाने पर किताबों को खरीदते हैं। जैसे इस मामले में आप बता रहे हैं कि बैंक ने खरीद लिया एक साथ। हाँ। अब वो उस किताब को डंप कर देगा, क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन नहीं, इसमें अतुल, एक बड़ा डंप इकोनॉमिक से बचने के लिए ये लोग बड़े एनवायरमेंट फ्रेंडली लोग हैं। कई बार छपती भी नहीं है छपती भी, किताबें, हाँ। केवल इनवॉइस जनरेट की जाती है, ये क्योंकि उनको रखेंगे हाँ, कहाँ उनको उतनी रखेंगे। 50 वो कई बार हजार छपती भी नहीं है। किताबों को। जैसे ये अखबार बहुत करते हैं, जैसे बहुत हाँ। सारे छोटे अखबार आपको बताएंगे कि स्कूलों में उनका स्कूलों में 40,000 बहुत होता है। पब्लिश वो है, Circulation। 50,000 वो है। तो वो बेसिकली क्या होता है कि वो उतना छपती नहीं है, वो छपती 500-1000 ही है, लेकिन वो बाकी नंबर क्योंकि इन्फ्लेट कर नहीं देते हैं। वो आरएनआई नंबर को वो करने के लिए वहां से जो उनका एड रेवेन्यू बनता है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में रहने के लिए, कि इनकी 40,000 की सर्कुलेशन है, उसको जनरेट करने के लिए, उसको पाने के लिए ये सारे फ्रॉड होते हैं। खैर नहीं, मैं आपकी बात से मना नहीं कर रहा था। मैं तो कह रहा था इससे तो बैंक के अंदर भी लोगों को पता नहीं था कि 2 लाख प्रतियां, और उनका उसमें जो मैं पढ़ रहा था खबर, ऑब्वियसली नहीं पता होंगी, क्योंकि तो ये तो वो क्या कह रहे थे होता कि ही इन ऐसे है। किताबों को वो बांटेंगे, हम्म। मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नहीं, और तो वहां बैंकों पे में यही है, बैंकों में कर्जा लेने के लिए लोग जो जा रहे हैं, या दूसरी सुविधाओं के लिए जो लोग जा रहे हैं, जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, इनका इंटेंशन क्लियर है, बैंक लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड, उनको नहीं दिया उनको जाता। नाक रगड़वाया हमेशा जाएगा उन्हीं 20 लोगों को बार। दिया जाता है जो डिफॉल्टर हैं या स्कैम में उनका साथ दे रहे हैं। नहीं, बाकी तो बैंक में आप चले जाइए, ईमानदारी से आप बहुत रीजनेबल सरकार की स्कीम है स्टैंड अप या इस तरह की, जो आप चले जाइए उसको अवेल करने के लिए। मुद्रा सरकारी लोन। बैंकों में मुद्रा लोन के लिए आपको इतने चक्कर लगवाए जाएंगे, इतने आपको अपनी ही पहचान साबित करने के लिए इतनी सारी चीजें मांग ली जाएंगी कि आपको कितने के शक साथ होने लगेगा कि भाई क्या चल क्या रहा है मेरे साथ। एनीवे, हाँ आगे बढ़ते हैं। हम बस ये तो सुर्खियां ये थी। सुर्खियां हो गई। एक सुर्खी मेरे ख्याल से आपने अगर शायद मिस कर दी है क्या, वो जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके खिलाफ जांच पूरी हो गई है, और उनके खिलाफ जो जांच थी उसके आधार पर, हाँ प्रथम दृष्टया जो जानकारी है उसके आधार पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो संजीव खन्ना, उन्होंने जांच रिपोर्ट की संस्तुतियां जो हैं उसको भेज दी है अब राष्ट्रपति के पास, और उसके ऊपर आगे कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जस्टिस वर्मा ने वहां पर अपने पद से हटने से इनकार कर दिया है। ये अब तक की स्थिति है। अच्छा, तो बने रहना चाहते हैं वो बने रहना चाहते हैं। अब जो भी है उस रिपोर्ट के बारे जी, में कोई रिपोर्ट से, जानकारी नहीं कि हाँ, उसके हाँ। अंदर क्या है, तो लेट्स सी कि आगे क्या चीजें निकल हेलो। कर सामने आती हैं। तो हमारे साथ स्मिता शर्मा भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्मिता हमसे जुड़ने के लिए आज चर्चा में। बहुत शुक्रिया। मेरे नमस्कार ख्याल से बहुत और सारे आपके सभी डेवलपमेंट सुनने हैं। वालों को, दर्शकों को। हमारे ख्याल से इस समय बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं, और विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग भी होने वाली होगी, और सबके बीच में स्मिता समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में जल्दी से हमें जानकारी देंगी, लेकिन बातचीत की शुरुआत से पहले मैं एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली कुछ चीज़ों को रख दे रहा हूँ, क्योंकि सूचनाओं का इतना ज़्यादा इन्फ्लो रहा है कल परसों तरसों में, और ख़ासकर कल शाम के बाद से, और उसमें कुछ सूचनाएं सही हैं, कुछ सूचनाएं उसमें गलत हैं, बहुत सारे उसके बीच में कन्फ्यूजन्स की स्थिति बनी है। तो थोड़ा सा उसको क्रोनोलॉजिकली बहुत समझने की ज़रूरत है। 22 तारीख को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की मौत हुई थी। उसका जो डिटेलिंग है वो आपको ऑलरेडी पहले से पता है कि कैसे वहाँ पर धर्म पूछकर एक धर्म के हिंदू धर्म के लोगों को खास तौर पर निशाना बनाकर उनको मारा गया। इसके बाद भारत सरकार ने कई सारे कदम उठाए थे, जिसमें डिप्लोमेटिक कदम बहुत सारे थे। इसमें भारत में जो पाकिस्तान का दूतावास है उसको कम करने का फैसला किया था, उसकी संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई थी। इसके अलावा लंबे समय से जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी थी, जिसके तहत कश्मीर और पंजाब की 5 नदियों के पानी का बंटवारा होता था, उसको सस्पेंड करने का वक्ती तौर पर निर्णय लिया था भारत सरकार ने। इस तरह के कई सारे फैसले उस फैसले में लिए गए थे, और उसके बाद एक उम्मीद एक इस चीज़ की जा रही थी कि भारत सरकार इसके अलावा इस मामले में कुछ सैन्य कार्रवाई भी करेगी, जो कि बाद में सच साबित हुई। और 6-7 तारीख की रात को भारत की सेना ने
पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर, जिनको आतंकवादी ठिकाने थे, जहाँ से उनकी आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती थी, उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, उनको निशाना बनाया। और इसमें 5 जो निशाने थे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उसमें की गई। 4 जो निशाने थे वो पाकिस्तान के अंदर हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसे माना जा रहा है कि 1971 की लड़ाई के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी खुलेआम कोई टारगेट को निशाना नहीं बनाया गया था, वो है बहावलपुर, जो कि करीब 100 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर है। तो पाकिस्तान के अंदर इतना घुसकर और उस पर अटैक किया गया। इसके बाद सर्वदलीय मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने विपक्ष के सारे दलों को ब्रीफ किया है, उनको बताया है इस आक्रमण के बारे में, इस हमले के बारे में, और इससे हासिल किए गए तमाम आंकड़ों की जानकारी दी है। आगे की रणनीति के बारे में भी उनको जानकारी दी है। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान ने 7 और 8 तारीख की रात को ऐसा कहा जा रहा है, भारत सरकार के जो रक्षा विदेश मंत्रालय, उसने जानकारी दी कि करीब 15 शहरों को निशाना बनाकर उन्होंने ड्रोन और मिसाइल से अटैक करने की कोशिश की थी, जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। और इसके बाद भारत ने कई ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर लाहौर और अलग-अलग शहरों में, रावलपिंडी में ड्रोन से उसके जवाब में हमले किए। इसके अलावा फिर तीसरी जो रात है, जो कि कल बीती है, यानी कि जो बृहस्पतिवार और शुक्रवार के बीच की रात थी, इसमें एक बार फिर से बड़े पैमाने पर शाम 7 बजे के बाद से पाकिस्तान की तरफ से हमले हुए, ड्रोन से हमले हुए, मिसाइल से हमले हुए, जिसमें भारत का जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, सिस्टम है, उसने बहुत सारे ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया है। सबसे महत्वपूर्ण जो हमले से ज़्यादा डिटेल जो जानकारी आई, वो जम्मू से आई है। जम्मू में जो एयरपोर्ट के आसपास अटैक करने की कोशिशें हुई। इसके अलावा जो सीमा से लगे तमाम शहर हैं, उनमें ब्लैकआउट घोषित किया गया। जैसलमेर में बहुत सारे ड्रोन गिराए गए हैं। अब तक की जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक करीब ऐसे 20 से ज़्यादा ड्रोन को मार गिराया गया था, और मिसाइलों की। तो बहुत ज़्यादा इस मामले में अभी डिटेल का इंतज़ार है। जब एक बार भारत सरकार की तरफ से, हमारे विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से एक बार प्रेस ब्रीफिंग या सारी चीज़ें आती हैं कोई, तो एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में तब पता चलेगा कि कितनी जगहों पर, कितने शहरों में ये हमले हुए थे। और इसके बाद भारत ने मैं थोड़ा-सा इसमें मुझे जानकारी नहीं है, अगर स्मिता और हृदेश आप बता सकें कि लाहौर में और सियालकोट में भारत ने जवाबी हमला किया और ड्रोन हमले किए हैं। तो ये अब तक की स्थिति है, जो कि हमारे पास उपलब्ध सूचनाएँ हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सूचनाएँ हैं जिसके बारे में, जो अनसब्स्टेंशिएटेड हैं, जो मिसइन्फॉर्मेशन है, जिसमें कराची के पोर्ट को डिमोलिश करने की बात है, जिसमें इस्लामाबाद में घुसकर मारने की बात है, और पाकिस्तान के जेट पायलट्स को जिंदा पकड़ने की बात है। इस तरह की बहुत सारी और सूचनाओं से पूरा सोशल मीडिया पटा है, लेकिन हम इन सूचनाओं के बारे में अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। जितना हमारी अब तक की जानकारी है, उसके मुताबिक इन सूचनाओं में अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है। या स्मिता, अगर आप कुछ अपडेट करना चाहें, क्योंकि आपके पास समय कम है, जाना भी है आपको, तो जो अब तक के हालात है उस पर, और साथ में वो अगर बताएं, और साथ में विदेश नीति के मोर्चे पर, खासकर जैसे ट्रंप का एक बयान आया कल, तो बहुत कैजुअल भाव में जो जिस तरह से वो कह रहे हैं, उससे क्या लगता है कि अमेरिका का किसी तरह का इंटरेस्ट है भी या नहीं है? कि वो कह रहे हैं ये तो सदियों से लड़ते आ रहे हैं, मतलब जितने चलते फिरते अंदाज में उन्होंने कहा, उससे लगता है कि ना तो उनको स्थिति की गंभीरता का अंदाजा है, ना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री का अंदाजा है। वो बस चलते फिरते इसको जैसे तैसे अभी डील कर रहे हैं। विदेश नीति वाले और ट्रंप फैसले पर मैं आपसे बात करूंगी अतुल, लेकिन पहले थोड़ी सी और जो आपने अभी तक जानकारियां दी उस पर मैं एडिशन कर दूं, क्योंकि मुझे लगता है दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि भारत ने जो जवाबी कार्रवाई की, और खास करके हम जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, उसके बाद ही आपका एपिसोड रिकॉर्ड हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने टारगेट्स किसको बनाया, और इसमें ये कल विक्रम मिस्री ने जब ये कल सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अपना जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने एक बहुत बड़े साफ तरीके से कही कि ये जो एस्केलेशन की बात की जा रही है कि क्या ये तनाव कुछ कम होंगे, डी एस्केलेशन हो गया नहीं होगा, उन्होंने कहा कि जो एस्केलेशन है, जो ओरिजिनल एस्केलेशन है, वो दरअसल 22 अप्रैल को हुआ था, पहलगाम हमले के बाद। और अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो भारत का रिस्पॉन्स रहा है। तो इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होनी चाहिए कि ये भारत की तरफ से किया गया कोई एस्केलेशन है, क्योंकि वो आतंकी हमला जो है
दैट वाज द मेन रीजन एंड द मेन एस्केलेशन, Trigger जिसके point. बाद ये सारी की सारी इवेंट्स अनफोल्ड हो रही हैं। जी। दूसरी बात है, देखिए इंडिया ने जो टारगेट्स जो चुने, जिनके बारे में जानकारी दी थी, कर्नल साफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो भी मौजूद थे उस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ घंटों बाद। इन टारगेट्स को हमें समझना होगा। ये जो टारगेट्स है जो आपने बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर है और पंजाब में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के अगर हम टारगेट्स की बात करें तो देखिए सवाई नाला, सईदाना, बिलाल कैंप, ये सारे वो इलाके हैं जो टेरर लॉन्च पैड्स के तौर पर देखे जाते हैं, टेरर ट्रेनिंग ग्राउंड्स के तौर पर देखे जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक लश्कर के हैं, कुछ जैश ए मोहम्मद के हैं, कुछ ऐसे हैं जो मल्टीपल ट्रेनिंग कैंप्स है, जैसे कि गुलपुर। अगर आप कोटली गुलपुर को देखें तो ये आपका राजौरी पुंछ सेक्टर के नजदीक पड़ता है हमारे इंडिया से, अगर मैं आपको एक डिस्टेंस और फिगर की बात करूं। जो सईदाना बिलाल कैंप है उसे जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के तौर पर देखा जाता है। जो सबसे जरूरी टारगेट है भावलपुर, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट टारगेट है? क्योंकि एक ये 100 किलोमीटर अंदर है। तो एक तो इंडिया ने अभी तक, देखिए पीओके वाले जो टारगेट्स है हमारे, वो 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले हैं। भावलपुर में जो टारगेट चुना गया है, एक तो वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पर, और ये सारे जो हैं स्टैंड ऑफ वाले ही स्ट्राइक्स हैं, यानी कि इंडिया ने जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको क्रॉस नहीं किया है। उसको क्रॉस करके अगर आप कार्रवाई करते हैं, आप लाहौर के अंदर घुसते हैं, पंजाब के अंदर घुसते हैं, तो फिर वो माना जाएगा कि ये शायद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को आप ब्रीच कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का आप उल्लंघन कर रहे हैं। वो नहीं किया गया है। इंडिया ने जो भी फायरिंग की है वो अपने बॉर्डर एरिया से की है, जहां पर ड्रोन्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है। और बहावलपुर क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ जो मरकज सुभान अल्लाह है दक्षिण पंजाब में, ये जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर का सबसे बड़ा सेमिनरी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद की जो छवियां हैं रेडिकल लोगों के बीच में, वो है ऑफ अ थियोलॉजिस्ट, वो है ऑफ अ रिलीजियस स्कॉलर, वो लोग उनको टेररिस्ट नहीं मानते हैं। लेकिन ये सारे के सारे वो किरदार हैं जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए जो है ग्लोबली प्रोस्क्राइब्ड आतंकी हैं, जिनकी एविडेंस, सबूत डॉक्यूमेंटेड हैं कि क्या क्या रोल इन्होंने प्ले किया है प्रीवियस अटैक्स में। और पंजाब पाकिस्तान का सबसे पॉलिटिकली डोमिनेंट क्षेत्र भी है, और वो क्षेत्र भी है जो आर्मी के लिए सबसे बड़ा गढ़ है। आर्मी का पूरा स्ट्रेंथ जो है वो पंजाब से ही आता है। साथ ही साथ जो सेक्टेरियन वायलेंस के लिए जो संगठन है, जैसे लश्कर ए झांगी वगैरह, उनके लिए भी यही गढ़ है। तो पंजाब इज द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पाकिस्तान पॉलिटिकल एलीट, फॉर पाकिस्तान मिलिट्री, फॉर पाकिस्तान टेररिस्ट, फॉर पाकिस्तान सेक्टेरियन वायलेंस वाले ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां जाकर सुभान अल्लाह मरकज को हिट करना, और जिसमें मसूद अजहर ने खुद बयान देकर इस बात को कबूला कि वो हिट भी हुआ है। 10 उसके जो है अपने परिवार के लोग मारे गए हैं, 4 उसके सहयोगी मारे गए हैं। ये खबरें आ रही हैं कि शायद उसका भाई मारा गया है। रऊफ असगर की अगर हम बात करें, इस पे अभी हालांकि जाहिर सी बात है इसमें कोई स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से तो दिया नहीं जाएगा, लेकिन ये क्लेम बीजेपी के एक ट्विटर हैंडल से किया गया है। इस बात को ऑफिशियल प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया ने अभी तक नहीं कहा है। अगर ये सही है तो ये काफी बड़ा जो है एक टारगेट आपका न्यूट्रलाइज हुआ है। और भावलपुर वो क्षेत्र भी है जहां याद रहे कि जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी जी। तो ये वो ब्रीडिंग ग्राउंड है। और ये तमाम जो सरल इलाके की हम बात करें या मेहमुना जो है सियालकोट की बात करें, इन जो टारगेट साइट्स को बताया गया है, यहाँ पर 24 घंटे वाले सक्रिय टेरर ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, प्लस वो लॉन्च पैड्स भी हैं जो तब सक्रिय होती हैं जब टेररिस्ट को पुश करना होता है। और काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो राजौरी पुंछ के नजदीक है, जहां राजौरी पुंछ में पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखें तो भारतीय सेना के जवानों पर हमले कहीं बड़े हैं। इन क्षेत्रों को हम रिलेटिवली पीसफुल सेक्टर्स माना करते थे। एलओसी यूज्ड टू बी हॉट, लेकिन नियंत्रण रेखा के मुकाबले में पिछले कुछ वक्त में अगर देखेंगे, और यहाँ हम इंडियन मीडिया में हम सवाल पूछ भी रहे थे कि क्यों हमारी इंटेलिजेंस फेलियर्स हो रही हैं कि इन पीसफुल सेक्टर्स के अंदर घुसकर जो है हमारी आर्मी को टारगेट बार बार बनाया जा रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो टारगेट्स उन्होंने चुने हैं उनमें से कई ऐसे भी हैं जहां प्रूफ है कि पुलवामा अटैक को भी वहीं से अंजाम दिया गया था, वहीं पे ऑपरेट किया गया था। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और लोगों को ये याद रखना होगा कि जो मैप्स उस दिन दिखाए गए थे ब्रीफिंग में, हमने कहा कि हमने 9 टेरर साइट्स को हिट किया है। अगर आप उन मैप्स को जाकर देखें, उसमें दरअसल 21 साइट्स आर लिस्टेड। तो एक तरीके से ये हमें समझना होगा कि जो जब ये खबरें आ रही हैं कि सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर, सरकार ये बार बार कह रही है कि जो अभी तक इंडिया की एक्शन रही है वो मेजर्ड रही है, वो प्रिसाइज रही हैं, वो विद इन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क रही हैं।
लेकिन अगर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे भी जरूरत है तो वो अटैक्स जारी रहेंगे, ये बेसिकली एम्बिग्विटी उसमें जारी है। तो इसीलिए वो मैथ बड़ा जरूरी हो जाता है देखे रखना। राइट। और इन सबके बीच में जो कल रात में जो हमले हुए हैं, आपने जिन फॉल्स खबरों का जिक्र किया, देखिए एक पायलट कैप्चर होने की खबर को मैंने भी ट्वीट किया है, एंड आई एम स्टिल स्टैंडिंग बाय दैट ट्वीट। उसको ट्वीट को मैंने डिलीट नहीं किया है, क्योंकि वो हमें जिस सोर्स से खबर मिली है वो बहुत क्रेडिबल सोर्स है। लेकिन इस तरह की सिचुएशंस में मैं इस बात को रूल आउट नहीं कर रही हूँ कि आगे चलकर सरकार इसको डिनाई भी कर सकती है, या हो सकता है सरकार इस पर पूरी तरह से मम रहे। काफी बारी इस तरह की सिचुएशन में अगर इस तरह की कोई कैप्चर्स होते हैं, बिहाइंड द सीन्स लीवरेजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको एट अ फ्यूचर पॉइंट एक स्ट्रेटेजिक लीवरेज के तौर पर यूज किया जाता है। लेकिन खुद सरकार की तरफ से फैक्ट चेक कर दिया गया है कि भाई ये जो हमारे टीवी चैनल्स जो कराची के पोर्ट को जिन्होंने जला दिया, जिन्होंने इस्लामाबाद पर कैप्चर करवा दिया, जिन्होंने लाहौर के अंदर सेना को घुसवा दिया, ये सारी स्टैम्प्ड फेक न्यूज हैं। दो रेडिकल, ये भी खबर आ गई कि राजौरी पुंछ में सुसाइड अटैक हो गया है टेररिस्ट की तरफ से, उस खबर को भी सरकार ने कहा है ये सरासर गलत है। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार ने कहा कि इसमें अभी ऑपरेशनल डिटेल्स देना निश्चित रूप से ऑनगोइंग सिचुएशन में काफी जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी चलाए गए, जिनमें से एक वीडियो गलती से मैंने भी अपने यूट्यूब स्टेशन में चलाया है, जिसके लिए मैं दर्शकों से माफी चाहती हूँ, जो जिससे माना गया कि ये जम्मू का वीडियो है जब ये ड्रोन्स इंटरसेप्ट हो रहे थे। और वो वीडियो, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो दरअसल या तो पुराने फार्म फायर के वीडियो है जलंधर के, तो पीआईबी के फैक्ट चेक में काफी सारे ऐसे वीडियोस को भी फैक्ट चेक किया गया है। ये डेवलपमेंट्स की बात है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विदेश मंत्रालय की ये भी गलत खबर आई कि सुबह 10 बजे होने वाली है, ऐसी अभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हम जरूर उम्मीद कर रहे हैं, या रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की तरफ से। और ये पॉडकास्ट जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 9 मई को सुबह के 11:30 बजे की मैं बात कर रही हूँ। नाउ कमिंग टू द फॉरेन पॉलिसी बिट ऑफ इट, 2-3 चीजें जो हुई हैं अतुल। एक तो मुझे लगता है कि बहुत क्लियर हो गया है कि हमारे जो S-400s हैं जो हमने रशिया से ली हैं, वो इफेक्टिव साबित हुई हैं एज इंटरसेप्टर्स। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर गई है। कल जो स्वार्म ऑफ ड्रोन अटैक्स हुए हैं, वो जम्मू में हो, बाड़मेर में हो, राजस्थान में जैसलमेर में हो, या अमृतसर में हो, पंजाब के अलग क्षेत्रों में, जालंधर में हुई है, दे वर वेरी इफेक्टिव। दूसरा ये भी प्रूव हो गया कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, विच इज चाइनीज बेस्ड, विच इज वीक, क्योंकि उसको भारत के सिस्टम्स ने छेद दिया और इसकी बात को खुद कबूला है पाकिस्तान के सिस्टम ने। तो S-400s को लेकर हम याद करें कि हम पर जितने काटसा अमेरिकन सैंक्शंस के पूरे तलवारें लटक रही थी, अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी कि भारत ये हथियार, ये सिस्टम जो है रूस से ना खरीदे। तो आई थिंक दिस वंस अगेन ड्राइव्स होम द पॉइंट कि क्यों आप पूरी तरह से अमेरिका कैंप में शिफ्ट होकर आप रूस से रिश्तों को नहीं तोड़ सकते हैं। रशिया हैज इट्स ओन यूटिलिटी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस स्ट्रेटेजिक टाइज फॉर इंडिया। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप का देखिए जहां तक सवाल है, ये बात मैं लगातार लोगों को बोल रही हूँ कि आप डोनाल्ड ट्रंप से एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसेंगे। डोनाल्ड ट्रंप वो शख्स जरूर है जिनकी पहले कार्यकाल में पाकिस्तान पर दरअसल फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए गए थे। उनकी जो सैंक्शंस नहीं लगाए गए थे, लेकिन फाइनेंशियल एड जो उनको दिया जा रहा था अमेरिका की तरफ से, उसमें रोक लगाई गई थी। डोनाल्ड ट्रंप वही शख्स है जिनकी ऑर्डर की वजह से अमेरिका के ट्रूप्स और नेटो के ट्रूप्स को अफगानिस्तान से पुल आउट किया गया था। और इसीलिए इस वक्त वो हालात नहीं है कि अमेरिका इज एज इन्वेस्टेड इन द रीजन एज इट वाज 4 years बैक। तो पाकिस्तान जो रह रहकर उनको ब्लैकमेल करती थी, अभी वो उतना काम नहीं करती। अमेरिका के ट्रूप्स को वहां पे डायरेक्ट थ्रेट नहीं है। अमेरिका इसे एक रीजनल इश्यू के तौर पर देख रहा है। ट्रंप इस वक्त इज टू बिजी साइनिंग अप बिजनेस डील्स। आज उनके यूके के साथ शायद एक बड़ी जो है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट उनकी अनाउंस होनी है। इसमें पॉसिबिलिटी ये है अमेरिका के रोल में कि इंडिया में आस्क अमेरिका का हेल्प, कि आप वर्ल्ड बैंक, IMF जैसे फोरम्स पर आप प्रेशर बनाएं कि पाकिस्तान को कैसे ग्लोबली वित्तीय तौर पर एक बार फिर से स्क्वीज किया जा सके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में आप उनको कैसे लेकर जाया करें। लेकिन अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों की जो स्वरूप है अतुल, वो पूरी तरीके से आज की तारीख में बदल चुका है, क्योंकि है नहीं नियम कानून। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला ही स्थिति है। इजराइल जब पैलेस्टीन पर अटैक करता है तो उसके पूरे डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल्स हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में इन्वेजन को लेकर जो है पूरी डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल है। तो इसलिए इंडिया के लिए भी मुझे लगता है कि ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन इवन द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स राइट नाउ आपकी अपनी सीमा को डिफेंड करने के लिए। एक चीज वो और डिफेंड जी। अब क्योंकि आपके पास समय कम है तो मैं आपसे ही अगला एक सवाल और उसका जवाब ले लेना चाहता हूँ, इसके बाद आई विल अलाउ यू टू लीव। वो
एक खबर आ रही है छनकर कि भारत के एनएसए पाकिस्तान के एनएसए से बैकडोर डिप्लोमेसी में बातचीत कर रहे हैं। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो पीस की तरफ ले जा सकती हैं? दूसरा, क्या इंटरनेशनली एक कुछ चीजें तो हमारे सामने हैं कि अमेरिका के विदेश और रक्षा सचिवों से बातचीत हुई है एनएसए की, और ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। क्या ये सारी चीजें अगले 1-2 दिन में पीस की तरफ बढ़ रही हैं? क्योंकि कल शाम का जो सारा का सारा वाकया हुआ, जो पूरा थिएटर बना, वो तो एस्केलेशन को बहुत बढ़ाने वाला है। तो ऐसे में क्या किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की बातचीत आप सुन पा रही हैं, देख पा रही हैं, या कुछ ऐसा सुगबुगाहट है अंतर्राष्ट्रीय या हमारे विदेश मंत्रालय के इर्द गिर्द कि ये सब हो रहा है, इसको पीस काम डाउन करने के लिए सिचुएशन को पाकिस्तान और भारत के तमाम बड़े अधिकारी आपस में संपर्क में हैं? कुछ ऐसा कॉन्क्रीट? देखिए, कल शाम में तो यहाँ पे लोगों ने जो है, बड़े बड़े पत्रकारों ने आसिम मुनीर का ही तख्ता पलट भी करवा दिया था आर्मी चीफ का। उन्होंने ये भी कह दिया कि एक दूसरा जो है आर्मी चीफ भी बन गया पाकिस्तान के अंदर, कि बलूचिस्तान से भी आर्मी जो है फौज वहां पे मार्च करके आ गई है, खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ गए हैं। मतलब हर तरफ से अपेरेंटली मुनीर जो है घिर गए थे और कॉन्फिडेंटली लंबे लंबे पोस्ट भी लिख दिए गए। देखिए, जहां तक ये एनएसएस का सवाल है, ये दरअसल पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री है इशाक डार, उन्होंने टीआरटी को एक इंटरव्यू दिया था, टीआरटी के जर्नलिस्ट कामरान यूसुफ को, जिसमें ये दावा किया कि डीएस्केलेशन की कोशिशें की जा रही है। ये कल रात के पहले की बात है, यानी कि कुछ घंटे पहले, जब ये ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं हुए थे। और ये कहा कि डीएस्केलेशन की कोशिशें हो रही हैं और दोनों ओर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने फोन पर बातचीत की है। देखिए, एनएसए लेवल जो टॉक्स है ना, जो बैकग्राउंड टॉक्स होती हैं, इंडिया पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में हुई हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अचानक से खबर आई कि पेरिस में, वो उस वक्त अपने एनएसए जानजुआ से मुलाकात कर ली, बैंकॉक में दोनों ने मुलाकात कर ली, इस तरह के सिमिलर एस्केलेशंस के बाद में। लेकिन वहीं एक बार ये खबर भी आई थी जब मोईद यूसुफ इस जिम्मेदारी को संभाले हुए थे पाकिस्तान में, कि दोनों ओर के बीच में जो है बातचीत हुई है, लेकिन उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था कि वो फॉल्स रिपोर्ट है। क्योंकि मोईद यूसुफ का जो डेजिग्नेशन है वो दरअसल टेक्निकली इंडिया के नजर में एक तो एनएसए लेवल का था भी नहीं। तो इंडिया पाकिस्तान में क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स इज नथिंग न्यू। इस वक्त वो प्लेयर्स जो इस सिचुएशन को डी एस्केलेट कर सकते हैं, वो गिने चुने प्लेयर्स ही हैं, जिनको इस वक्त भारत एक्चुअली कैन वे इन। जिसमें सबसे जरूरी हो जाता है वेस्ट एशिया के जो दो कैरेक्टर्स हैं, सऊदी और यूएई। तो सऊदी पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा, क्योंकि आज सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर इज इन पाकिस्तान। कल सऊदी के डिप्यूटी मिनिस्टर, जो जूनियर मिनिस्टर थे, वो इंडिया में थे, भारत में थे। और विक्रम मिस्री को यह सवाल मैंने पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या एनएसएस के बीच में बातचीत हुई है, तो जिसमें ही यूज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइन। देखिए, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी इज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, राइट। जिसमें he did not deny or confirm the call. He simply said, I have no information of any such communication between the two NSAs. तो आज की तारीख में मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि दोनों एनएसएस के बीच में कम्युनिकेशन है या नहीं। कल की तारीख में ये कह सकते हैं कि अब इंफॉर्मेशन आ गई है कि बातचीत हुई थी, क्योंकि नॉर्मली जब एनएसए टॉक्स हुए हैं काफी बाद में हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें ये देखना होगा कि डी एस्केलेशन के लिए there has to, while there is a cost for war, there has to be a dividend for peace. इस वक्त by talking peace, इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ गेन करने को नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के लिए, मोदी सरकार के लिए ये टेम्पलेट सेट करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और ऑपरेशन सिंदूर के होने के कुछ घंटे बाद ही इंडिया गेट पर अगर आप जाएंगे, बड़ी सी पोस्टर बन गई है, राइट, जिसमें मोदी जी बड़े नजर आ रहे हैं, आर्मी वाले शैडो में नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है ये नया भारत है, घुस के मारता अंदर है, घर के घुस के मारता है। तो एक तो डोमेस्टिक रीजंस भी हैं, दूसरा आई थिंक जो जस्टिफाइबल रीजन है कि ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की पैटर्न इतनी बार रिपीट हो गई है कि हम जैसे लोग जो सालों से बार बार कह रहे थे कि डायलॉग के लिए एडवोकेसी कर रहे थे कि ट्रैक 2 होनी चाहिए, ट्रैक 1.5 होनी चाहिए, आप एक नॉर्मल कम्युनिकेशन डोज को खुला रखें, वो बड़ा मुश्किल हो गया इवन फॉर दैट कम्युनिटी टू कम अप एंड से कि भाई आप बातचीत करें। क्योंकि बहुत एक रेड लाइंस, रूबिकॉन्स जो लाइन है ना, जिस ब्रुटैलिटी के साथ पहलगाम हम लोग को अंजाम दिया गया, वो क्रॉस हो गई। तो the only things that can de-escalate right now is, कल जब ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही थी, अगर उसमें कैजुअलिटी होता, देन आज की सिचुएशन बहुत अलग होती। चूंकि वो ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया गया है, चूंकि कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं, और पाकिस्तान विदेश मंत्रालय से एक रिलीज भेजकर ये भी कह दिया गया कि हमने कोई ड्रोन हमले कल किए ही नहीं। इट इज अ वेरी रिडिकुलस प्रेस रिलीज। यानी कि पाकिस्तान इज लुकिंग एट ऑफ रैम्प्स कि कैसे जो है एक ऑनरेबल एग्जिट ढूंढकर हम इसको थोड़ा डी-एस्केलेट करें। लेकिन इंडिया विल ओनली वे इन द ऑप्शंस अगर रूस, सऊदी
ईरान के विदेश मंत्री आकर मिलकर गए, उनसे मुलाकात में विदेश मंत्री ने साफ कर दिया जयशंकर ने, हालांकि वो प्री शेड्यूल्ड मीटिंग थी, ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग। ईरान ने ऑफर जरूर किया मीडिएशन का और इस्लामाबाद भी गए थे उनके विदेश मंत्री सोमवार को। ये भारत ने साफ कर दिया कि देखिए हम एस्केलेट नहीं करना चाह रहे, हम जो भी कर रहे हैं हम सिर्फ आतंकी गढ़ों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अगर मिलिट्री इन्वेजन हुआ, हमला हुआ तो हम जरूर एस्केलेट करेंगे। तो यहाँ जो डी एस्केलेशन का फैक्टर है वो डिपेंड करता है कंट्रीज लाइक रशिया, यूएस, सऊदी, यूएई, ईरान। ठीक बात। China will not play a direct mediation role in any way. Turkey can pull some strings with पाकिस्तान, अगर टर्की को लगता है कि बहुत हद हो गया। हालांकि अभी तक टर्की ने कंडेम भी नहीं किया है इन अटैक्स को, और टर्की का जो पोजीशन रहा है बहुत कंट्रोवर्शियल, विवादित रहा है और इंडिया के लिए प्रॉब्लमैटिक रहा है। लेकिन व्हाट कैन एस्केलेट दिस, जिसकी वजह से ये सिचुएशन अभी भी फ्लूइड है फाइनली, इज व्हाट डज आसिम मुनीर डिसाइड टू डू, बिकॉज आसिम मुनीर पूरी तरीके से रैबिड कैरेक्टर है। उनकी इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है विद इन पाकिस्तान। वो किस ओर लेकर जाते हैं, और ये शहबाज शरीफ के नियंत्रण में नहीं है कि वो अपने आर्मी को कहे कि आप पुल बैक कीजिए। दिस डिसीजन लाइज विद आसिम मुनीर। ठीक बात। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता। अगर कुछ इफ यू आर वांट टू ऐड एनीथिंग इन क्विक वर्ड्स तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि अतुल, ये हमें बहुत साफ समझना चाहिए कि ये भारत ने जो ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, न्यूट्रलाइज किए हैं, नए टारगेट्स चूज किए हैं, बहावलपुर तक उन्होंने चूज किया है, हमारे लिए ये एक पॉजिटिव बूस्ट जरूर है कि हम नए टेम्पलेट्स बना रहे हैं। लेकिन इस मुगालते में किसी को नहीं रहना चाहिए कि ये इतना बड़ा एक डेटरेंस हो गया है कि पाकिस्तान कल को अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा या पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बदल जाएंगे। पाकिस्तान थॉट प्रोसेस ऑन सपोर्टिंग ब्रीडिंग टेररिज्म इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो इंडिया को अपनी डिफेंस मैकेनिज्म्स को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉम्प्लेक्स है उसको हमें रैपिड स्पीड पे मैन्युफैक्चर करना है, क्योंकि हम लगातार आज की तारीख में हम पाकिस्तान के साथ साथ LAC का सिचुएशन, अभी भी हमारी इतनी फोर्सेस वहां डिप्लॉयड हैं, और काफी सारे ये भी माना जा रहा था कि पिछले दिनों में अटैक्स वेस्टर्न फ्रंट पर बढ़ी थी क्योंकि हमारे बहुत ट्रूप्स रीडिप्लॉयड हुए थे बिकॉज ऑफ गालवान क्लैशेस, और बांग्लादेश का मसला नीचे बना हुआ है। तो आपको अपनी इंटेलिजेंस अलर्ट लेवल्स को बढ़ाना है, कम्युनिकेशन को इंडिया को जरूर स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब इतनी खबरें आ रही होती है सोशल मीडिया पर, आप एक के बाद एडवाइजरी जारी करते हो जो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल इंडिपेंडेंट वॉइसेस के लिए है। आप ट्विटर अकाउंट्स उन लोगों के विदहोल्ड कर रहे हो जो लोग शायद कुछ सेंसिबल बातें कर रहे हो या सवाल पूछ रहे हो, लेकिन टेलीविजन मीडिया को आपने पूरी खुली छूट दे दी है, सांड टाइप की, कि जो चाहे कर लो। मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई लगाम नहीं है, कुछ नहीं है। ये कम्युनिकेशन इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को सॉल्व करनी चाहिए, उनको मोर फ्रीक्वेंट प्रेस ब्रीफिंग्स करनी चाहिए। और फाइनली मैं यही कहूंगी कि क्योंकि आप लोग रिकमेंडेशन लेते हैं, आई थिंक हुसैन हक्कानी जो फॉर्मर एम्बेसडर है, उनकी जो बुक है बियॉन्ड पाकिस्तान बिटवीन द मिलिट्री एंड द मॉस्क, इट्स ऑलवेज अ वेरी गुड रीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी कॉम्प्लिकेशंस है वो कहाँ से जन्मी थी और क्यों बहुत उम्मीद कम है कि इन तमाम सिचुएशन के बाद भी पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि देयर इज एन इजराइल सोल्यूशन। जो लोग भारत को इजराइल से इक्वेट करते हैं, चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे, कश्मीर को नेस्तनाबूद कर दे, वो लोग उतने ही प्रॉब्लमैटिक हैं, उतने ही सिक पीपल हैं जितने की जो दूसरे आतंकी है। बिकॉज इंडिया इज नॉट इजराइल एंड इजरायली सोल्यूशन इज नेवर द राइट सोल्यूशन कि आप पूरे पॉपुलेशन को फ्लैटन आउट कर दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्मिता हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। स्मिता ने जो कुछ बातें कही हैं, आई एम श्योर कि बहुत देर से आप लोग सुन रहे हो, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे। एक चीज़ मैं बस उसमें जोड़ना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा सूचना के स्तर पर, जिस S-400 का जिक्र किया जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म इंडिया के पास है, जिसके सफलता की बहुत सारी कहानियां कही जा रही है, उसके बारे में, वो दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे सक्षम एयर डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है। उसको जब भारत रसिया से खरीदने की कोशिश कर रहा था, तब अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी कि वो ना खरीदे। उसकी क्षमता ये है कि एक बार में वो 100 टारगेट्स के ऊपर एक साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्टिवेट हो सकता है, और उसमें उसकी क्षमता, जो उसकी बारीकियां हैं उसमें, कि एक साथ वो ट्रेजेक्टरी, जैसे ये पता नहीं चलता कि आप जब एक बार वहाँ से लॉन्च होता है कहीं से कोई मिसाइल या वो, तो वो कहाँ गिरेगा ये आप नहीं तय कर सकते, क्योंकि वो हवा में मार रहा है, हवा में जाके उसको मारना है। तो वो ट्रेजेक्टरी, स्पीड और उससे तय करता है कि ये एक्चुअली इसका निशाना कौन सा शहर है। जैसे वो भारत ने 15 शहरों के नाम दिए थे कल, तो वो उसके आधार पर, वो उसके डाटा के आधार पर S-400 इतना एडवांस सिस्टम है। ये तो खैर उसकी जानकारी की बात हुई। ये लगातार एस्केलेशन की तरफ अभी बढ़ता दिख रहा है, और उसमें
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा ना तो कंडेमनेशन आया है, ना कोई बहुत बड़ा सपोर्ट आया है। इसके बावजूद हम जी चाहेंगे कि थोड़ा-सा शुरुआती निर्देश आपने सुना शार्दुल और विकास, आप लोग अपनी पहली शुरुआती जो प्रतिक्रिया है, जो कल तक के हालात थे, कल जो ड्रोन अटैक हुए उसके बाद के उसको देखते हुए उस पे अपने रखें। इसका दूसरा जो पहलू है, फिर हम उसके अगले राउंड में आएँगे, जो कि मीडिया का जो पक्ष था इसमें, जो मीडिया की भूमिका जो जिस तरह से कल सामने आई। तो इतनी देर सुनने के बाद मैं कहता हूँ कि बहुत सारी बातें कहने के लिए अब नहीं बची हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और अनफॉर्चुनेटली पिछले या फॉर्चुनेटली पिछले 6-7 साल से मैं बहुत ज़्यादा डेल्व भी नहीं करता। सो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो आपस कुछ अभी हाँ रीडिंग से ही आती है। और मैं एक जिसे कहते हैं पैसिफिस्ट हूँ। आई मीन वॉर ठीक है, अपनी जगह पे वॉर है, और सरकार में जो स्मिता ने एक दो बातें कही जो टुवर्ड्स एंड ऑफ हर जो उन्होंने जानकारी दी उसमें, कि पहली चीज़ समझने की ये है कि जो भारत ने अभी ये कदम उठाए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थे ये बताने के लिए कि वी कैन नॉट बी, हम कोई मूक दर्शक नहीं हो सकते आतंकवादी गतिविधियों की अपनी सरहद में, और हम उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे जो ठिकाने दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं। इतना वर्ड लिटरेचर मौजूद है, अगर आप पढ़ें तो आपको साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से पाकिस्तान को दुनिया के तमाम देशों ने जो है वो एक फाउंटेन हेड ऑफ मिलिटेंसी बना के एक से मिल्किंग काउ फॉर सम ऑफ द पीपल जो पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं उनके लिए। इस बात को बढ़ा के मैं कभी भी किसी भी मौके पर इजाज़त नहीं दे सकता किसी को ये कहने की कि पाकिस्तान की आवाम को भी उसी तरीके से देखा जाए जिस तरीके से पाकिस्तान की जो वहाँ पर हुक्मरान है वो काम कर रहे हैं। मिलिट्री है, ISI है, वहाँ के एक एलीट क्लास है जो बेनिफिट करता है इससे। हाँ, इसका इंटरेस्ट जुड़ा है। तो इस वक्त हमें ध्यान देने की, जहाँ एक तरह कड़ा संदेश दिया जा रहा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस तरह से ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिक स्टेप जिसको उठाने की बात पिछले 10 दिन में, शुरुआती 10 दिन में हुई थी, और जो स्ट्रेटेजिक स्टेप जो नॉन मिलिट्री स्टेप्स हैं वो किस दिशा में जाते हैं या उस पर सरकार कितनी गंभीर आगे रहती है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने सिंधु नदी को लेकर, पाकिस्तान के जो को आइसोलेट करने के मामले पर लेकर, क्योंकि ये लड़ाई जो है एक तरह से पाकिस्तान की जनता, इसकी सबसे ज़्यादा आतंकवादी कैंपों को नष्ट करना ठीक है, और पाकिस्तान की जनता जो सरहद के आसपास है वो इसको झेल रही है, हिंदुस्तान की जनता झेल रही है। लेकिन पाकिस्तान इससे बेनिफिट इस मामले में हो रहा है कि पाकिस्तान जो एक तरह से आइसोलेशन में था उसको एक तरह से वो जिसमें कहते हैं ना एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, वो रेकनिंग में अपने को महसूस कर रहा है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आज जो बताया गया कि सऊदी और ईरान के जो विदेश मंत्री हैं हिंदुस्तान आके बात कर रहे हैं, मार्को रूबियो जो हैं वो बात कर रहे हैं जयशंकर से, वहाँ के स्पोक्स पर्सन के स्टेटमेंट आ रहे हैं यूएस की पोजीशन के बारे में ये स्पष्ट है कि यूएस या कोई भी कंट्री अपनी पोजीशन इस बात पे डिसाइड करता है कि इमीडिएट जो पास्ट में आपने क्या पोजीशन ली है, और यूक्रेन पर यूएस के साथ जो स्टैंड ऑफ है उसमें भारत की जो पोजीशन है उससे भी अमेरिका की पोजीशन जुड़ी हुई है। वो ये मान के चल रहे हैं कि आपने यूक्रेन पे जो पोजीशन ली, एम्बिग्यूटी वाली, और मतलब अब हाँ बिल्कुल न्यूट्रल भारत ने रह के उस पोजीशन को लेके वो आपको इस पे जवाब दे रहे। तो इस नजर से भी डिप्लोमेसी को देखा जाना चाहिए। डिप्लोमेसी इसी हिसाब से चलती कि आप मुझे क्या दे रहे हो। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत की एक बहुत अच्छी जो पहल है वो उसने कल की है कि जिस तरह से वो रिव्यू कर रहा है IMF पाकिस्तान को दी जाने वाली जो फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज हैं उनको, तो 1950 से जब से मेंबर IMF का है पाकिस्तान, तब से अब तक उसे 25 जो बार जो है इस तरह के पैकेज दिए गए हैं। अच्छा। और उसको लेकर पाकिस्तान की ओर से जो विदेश सचिव हैं मिस्री साहब, उनका जो बयान है वो साफ तौर पर ये बताता है कि भारत उस फ्रंट पर IMF को, वर्ल्ड बैंक को और तमाम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये संदेश देना चाहता है कि एक और तो आपकी सरकारें जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं वो बात करती हैं एंटी टेरर की, वो कहती हैं कि दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, लेकिन जो देश दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है, और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, इस पर इतना लिटरेचर मौजूद है, और जो कई बार लिस्ट में भी रहा है, UN की लिस्ट में रहा है, इंटरनेशनल आतंकवादी जो लिस्टेड हैं वो आपके यहाँ रह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो उनको आप मदद जब दे रहे हो तो उस मदद से क्या हो रहा है इस बात को आप कम से कम उसका एवेल्युएशन भी करो। जो लेटेस्ट मदद है पाकिस्तान को वो $700 करोड़ की है। अब पाकिस्तानी रुपी
इंडियन रुपी से मैं इसको मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये कितना बनता है आप समझ सकते हो। 7,000 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 28,000 करोड़ रुपया तो भारत की उसमें है ही। ठीक है, तो यही बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं कि और उन्होंने ये हिंदुस्तान की जो कोशिश है जो अखबारों में आज से पता चल रही है वो ये कि एक बार फिर से सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आए, विच इज ए वेरी वेलकम स्टेप। और मैं इसी बात के साथ अपनी ये ओपनिंग रिमार्क को क्लोज करूंगा कि जो लॉन्ग टर्म इश्यू होगा कन्वेंशनल, देखिए कोई भी आदमी एटॉमिक वॉर तो झेल नहीं सकता है वर्ल्ड में, ठीक है। कन्वेंशनल वॉर में जो इश्यू है वो यही है कि आप पीस के टाइम पे क्या कदम उठाते हैं या जब थोड़ा सा डीएस्केलेट होता है तो क्या कदम उठाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस को कैसे मजबूत करते हैं, अपनी सरहद में और वहां पर रह रहे लोगों के साथ कैसे रिश्ते बनाते हैं, ये डिसाइड करेगा। इस वक्त भावनाओं में बह के और प्रति घंटे युद्ध की जो कीमत है उसे तय किए बिना बातें करना बहुत ज्यादा वो कारगर नहीं होगा। ठीक बात। तो इसमें एक चीज़ और है जिस पर आपने भी जिक्र किया हृदेश की किसी भी देश के लिए जैसे एक युद्ध को लेकर एक नकारात्मक और एक उस तरह का भाव रहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ये एक इन प्रिंसिपल वो रहता है बहुत सारे लोगों का। जैसे मुझे भी पहले प्रथम दृष्टया अगर कहा जाए तो तब तक ये वो स्थिति नहीं होनी चाहिए युद्ध की जब तक कि सारे बाकी रास्ते ऑप्शन विकल्प खत्म ना हो, हाँ, जब तक हमने उनको इस्तेमाल न कर लिया। अब उस नजरिए से अगर हम देखें पाकिस्तान की स्थिति को तो हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से भारत कहीं ना कहीं उस मुकाम पर पहुंच गया है। आप मुंबई का हमला देख लीजिए, आप पार्लियामेंट का हमला देख लीजिए, आप उसके बाद पुलवामा का हमला देख लीजिए। मेरे कहने का मतलब है, और पिछले 5 साल में सिर्फ आप देख लीजिए तो जम्मू के रीजन में जितने हमले हुए हैं, आतंकी हमले हुए हैं, एक के बाद एक हमले, तो एक वो स्थिति है कि हमले किसी तरह से डिटरेंस नहीं बन पा रहे डिप्लोमेटिक चैनल कि वो उसको रोकने में कामयाब हो या वो किसी तरह से उसमें कोई भूमिका निभा पाए। दूसरा सेकंड में आपके लूंगा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, तो इसमें मेरे को एक बात ये है जो हम बाद में डिस्कस करने वाले मीडिया वाले सेक्शन में, पर अभी जोड़ के कहने से लोगों की ज्यादा समझ में आएगी, वो ये कि भारत सरकार को वो कर रही होगी और जिम्मेदार पत्रकारों को ये भी बात कहनी चाहिए कि ये मिलिट्री एक्शन है, ये वॉर नहीं है। जो अभी इंडिया की ओर सरकार नहीं कह रही है, विदेश सचिव समझ के बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री रक्षा सचिव समझ के बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री की ओर से कोई ऐसा बयान गैर जिम्मेदाराना नहीं आया है इस बात को लेके, तो कुछ लोग जो जंग बहादुरी बयान के ये मिलिट्री एक्शन है जो उस हमले के जवाब में है। तो वॉर की ओर हिंदुस्तान की अभी बढ़ने की कोई बात मंशा दिखाई नहीं गई है जो चैनलों पे लड़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। तो उसके बाद जब कोई सारे विकल्प इस तरह के असफल होते दिख रहे हैं लगातार एक के बाद एक, और फिर आप ऐसी स्थिति में एक मुकाम पर आके खड़े हो कि आपके सामने 26 लोगों को कोल्ड ब्लडेड सामने से गोली मार दी जाए, इसके बाद 140 करोड़, आप नेताओं को कुछ भी कहें लेकिन आप उस दबाव की, उस प्रेशर की कल्पना करें कि 140 करोड़ लोगों का एक देश है और वो उसकी चाहे जो भावना हो, गलत सही जो भी हो, सेंटिमेंट की 26 डेड बॉडीज और बहुत कोल्ड ब्लडेड तरीके से, बहुत ही निशंस निर्मम तरीके से परिवारों के सामने, बच्चों के सामने मार दिया जाए, इसके बाद कोई भी सरकार के सामने विकल्प क्या शेष बचते हैं। तो ये उस स्थिति के मद्देनजर ये रिटेलिएशन भारत का, और इसमें भारत ने ये सब करते हुए भी जो बयान है, जो विक्रम मिस्री का बयान था, वो बहुत ही संतुलित और नपातुला बयान था कि हमने प्रिसाइज लोकेशंस पे और उस तरह के किए हैं कि ना तो हमारी कोई मंशा इसको असंयमित तरीके से वो करने की थी, ना इसमें कोई सिविलियन टारगेट बनाना था, ना हमने इसमें पाकिस्तान के किसी सत्ता प्रस्थान या फिर सैन्य से ठिकाने को। तो इस सब के बाद अब दिक्कत की बात ये आती है कि पाकिस्तान, और ये जिस लिटरेचर की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी का अगर हिस्सा है वो टेररिज्म को वो एक टूल के तौर पर, एक लेन देन के टूल के तौर पर, ब्लैकमेलिंग के टूल, जो भी आप उसको लैंग्वेज दें, के तौर पर लगातार इस्तेमाल करने का आदी रहा है, तो फिर इस चीज को डी एस्केलेट करने में थोड़ी सी एक दिक्कत होगी, खासकर तब जब आपके पास असीम मुनीर जैसा कोई रेडिकल सेना का प्रमुख हो जाए, जो बहुत डेस्परेट तरीके से चीजों को अपनी पोजीशन को मजबूत करने, अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये स्थिति है। अब ये यहां से एस्केलेट होता है, डी एस्केलेट होता है, मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से पाकिस्तान के पाले में था कि वो अब यहां से दोनों पक्ष चाहेंगे, और भारत के रक्षा मंत्री का जो बयान है या जो भी हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान था, वो साफ साफ उसमें इस बात के इंडिकेशन थे कि अब हम इस रूट से एग्जिट होना चाह रहे हैं,
कि हमने अपना काम कर दिया, हमको कुछ जगहों पे हमको जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको जवाब देना था, उनसे निपटना था, हमने वो कर दिया, अब हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर ये ड्रोन और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो पाकिस्तान भी निश्चित रूप से उसके अपने लोगों का प्रेशर होगा और वो उसमें उस वहाँ से एक सेफ रूट या कोई इज़्ज़तदार तरीका खोज रहा होगा। लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि आप या तो बातचीत का प्रस्ताव दीजिए सीधे, या फिर आप ये कहिए कि जो लोग हैं, ऐसे आए लोग 4 लोग और मार के चले गए और वो हवा में तो गुम नहीं हो सकते। बॉर्डर की तरफ कोई गया है, वो ऐसा बिना किसी तीसरे स्टेट के सपोर्ट के वो चारों आतंकवादी कहाँ चले गए? आप लगातार उनको सीमा के इस पार, सीमा के उस पार वो दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं। तो फिर आप ये नहीं कह सकते ना कि आप एस्केलेट करिए, डीएस्केलेट। तो यहाँ से स्थिति को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, मेरे ख्याल से ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान के पाले में हैं। अब वो कैसे इससे निपटने का रास्ता चुनता है, वो उसके ऊपर है। शार्दुल, पहली प्रतिक्रिया आपसे। पहले विकास बोले। जी, तो बहुत सारी बातें तो सर कह ही दी गई हैं। अरे यार, आखिरी में नहीं बोल पाया तो नहीं, तब भी लेकिन यही अभी कहता। अभी जो स्थिति है, और जैसा कि कहा भी जा रहा है कि बहुत जिम्मेदारी और संयम से चीज़ें होनी चाहिए, और उस बात का कोई फ़ायदा नहीं, जैसा चैनलों पे जिस तरीके से हृदय सर ने कहा भी, और मैंने लिखा भी यही था कि सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक ये है युद्ध नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है। इवन हम हर जगह यही देख रहे हैं कि बार बार कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया है। पाकिस्तानी चैनल्स पे भी यही चल रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया है। वो नहीं है। दोनों देशों के बीच इतना ज़रूर है कि मुझे जो अब तक समझ में आया है, पूरा घटनाक्रम जो है 22 से हम आज तक का देखें, कि फ़िलहाल दोनों देश जो है एक दूसरे से तकनीकी एडवांसमेंट जो है ना उनकी, उसको टेस्टिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब टेस्टिंग कहा इस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि जैसे हमने बिना अपनी सीमा पार किए बहावलपुर तक अटैक किया, तो ये तकनीक के ज़रिए संभव हो पाया। उन लोगों ने जो पाकिस्तान की ओर से जो कल शाम हुआ है, वो भी यही किया गया, तकनीक के ज़रिए ड्रोन भेजे गए, फिर हमने अपनी तकनीक से उसका मुकाबला किया। तो अब तक जो है मुझे लग रहा है कि दोनों देश जो है वो एस्केलेशन में भी यही टेस्ट कर रहे हैं कि हम तकनीकी तौर पर कितना एक दूसरे से के सामने खड़े हैं। अगर युद्ध होता है, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि जिस दिशा में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, कि ये ज़रूर हो सकता है कि इतना एस्केलेट हो जाए कि फुल स्केल वॉर हो, जो कि अभी मुझे लगता है कि नहीं होगा। पर तकनीकी तौर पे दोनों देश अगर एक दूसरे को सामने लड़ रहे हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो उसमें अब तक भारत का अपर हैंड है। जी, देखिए, पहले तो जो भारत ने किया वो करना चाहिए था, लेकिन जैसा आप पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी, इत्तेफाक से स्मिता ने अपनी रिकमेंडेशन वही दी जो मैंने पिछले हफ्ते दी थी कि अगर आप पाकिस्तान को समझना चाहते हैं एज अ स्टेट, हुसैन हक्कानी की किताब। तो है क्या कि पाकिस्तान, ये आपको समझना पड़ेगा, जैसे जो उन्होंने एक बात कही, अगर वो रहती तो मैं ज़रूर कहता कि मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ। जो हिंदुस्तान में लंबे समय से, और इसका रेफरेंस मैंने पिछले हफ्ते भी दिया था, ये अमन की आशा टाइप के जितने लोग हैं ना, इन्हें ये नहीं समझ आता, और वो, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हिंदुस्तानियों को दुश्मनी निभानी नहीं आती। आपको पता होना चाहिए पहले दिन से पाकिस्तान आपका शत्रु देश है। आप उससे शांति की अपेक्षा कर रहे हैं तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी रिटन मैंडेटेड स्टेट पॉलिसी है ISPR की कि हम इसे फंड कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें भारत के साथ दुश्मनी निभानी है। भाई, अगर आप दुश्मनी नहीं मानते, इससे सामने वाले का मन नहीं बदल जाएगा। आप इसको एक व्यावहारिक आमने सामने का देखिए, आप किसी से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो आपसे लड़ने पर उतारू है, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा ही। या तो आप पिटेंगे या आप लड़ेंगे, क्योंकि सामने वाला लड़ने पर उतारू है। तो उसका तरीका फिर यह है, आप अपने आप को तैयार करें। भले ही आप लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपको वो क्षमता बढ़ानी होती है। और जो दो राष्ट्र जब ऐसा करते हैं, जो देश जब ऐसा करते हैं, खासतौर से परमाणु शक्ति से भरे हुए राष्ट्र जिनके पास परमाणु बम है, तो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डेप्थ, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी होंगी, जो चाहे सरकारें बदलें, चाहे सरकारों का अप्रोच बदले, लेकिन वो काम करती रहें। पिछले हफ्ते मैंने वो डैम का एग्जाम्पल दिया था। अब आप देखिए कि भारत में हमेशा कुछ अग्रेसिव कदम उठाने, आप पिछला दशक या 15-20 साल छोड़ दीजिए, UPA 2 के टाइम से छोड़ दीजिए, जो 26/11 हुआ था नवंबर में, मुंबई में, उसके बाद के समय से फिर भी थोड़ी सी एक यूनिफाइड अप्रोच है भारत की, और वो सही है। क्योंकि एक स्टेट जो आतंकवादी हमला करता है, फिर कहता नहीं हमसे बात कर लो, भाई वो झूठ बोल रहा है।
जब वो खुद ही आतंकवादी हमला करवा रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए, ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि वो आतंकवादी हमला इसीलिए करा रहा है क्योंकि वो आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास और कोई दांव तो है नहीं। दूसरी बात, जो अमेरिका वाली बात हुई वो स्मिता शायद कहना जल्दी में भूल गई होंगी, मार्को रूबियो का कल की इन सब के बाद जो ये स्कर्मिशेस हुई थी, स्टेटमेंट आया था कि ये लोग आपस में निपटा लें, हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। ये दो चीजों का परिचायक है। पहला तो जो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन है और इस समय जो अमेरिका का पिछले करीब 8 साल से 2015-16 के बाद से जो मूड है वो ये है कि हम दुनिया में बहुत ज़्यादा पछड़े। अमेरिका में इस समय पॉलिटी में बहुत बड़ा नंबर इसका है जो कहता है कि अमेरिका ये दुनिया में थानेदारी करना बंद करे, अपने मैटर्स पे ध्यान दे, क्योंकि अमेरिका का डिफेंस बजट बढ़ता जा रहा है और उनके यहाँ अब असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। हमारे देशों की तरह की नहीं है जो भुखमरी आती है, लेकिन फिर भी वहाँ आर्थिक असमानता दिखने लगी है वहाँ, तो इसलिए वहाँ आक्रोश बहुत है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि या तो वो हफ्ता वसूली टाइप का, वो डोनाल्ड ट्रंप पे हमने पहले भी बात करी है, मैं उस विषय में भटकना नहीं चाहता। तो ये दो वजह हैं कि अमेरिका अपनी हस्तक्षेप ज्यादा करने के मूड में है नहीं। चीन हस्तक्षेप करेगा नहीं क्योंकि चीन ही पाकिस्तान को बढ़ावा देता है और चीन की ये लंबे समय से मिलिट्री पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को पेरिफेरी को, चीन ने जब से मॉडर्न वारफेयर ये शुरू किया तो उनकी एक कोर नीति का एक पॉइंट है कि वो अपनी पेरिफेरी को हमेशा मैनेज करते हैं। आज उनकी पेरिफेरी में अमेरिका है, हमारी उनकी नज़र में हमारी कोई ज़्यादा औकात नहीं है पेरिफेरी में, तो वो पाकिस्तान को फंड करते हैं हमें अपना बिजी रखने के लिए। ये उनका तरीका है लॉन्ग टर्म। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब इस तरह के देश होते हैं जो आपके मित्रवत देश नहीं हैं, वो केवल अपने हितों को देखते हैं। हम देखिए गाजा फलस्तीन के मामले में भी देख रहे हैं और यूक्रेन के मामले में भी लंबे समय से देख रहे हैं। हर देश विदेश नीति के जरिए अपने हितों को ही साधता है, उसमें कोई मोरालिटी नहीं देखते लोग। देखनी चाहिए, वो एक अलग डिबेट का विषय है। अब हम आते हैं इस बात पर, भारत ने जो कदम उठाया वो सही उठाया और पहली बार ऐसा लगा कि भारत की अप्रोच सुनियोजित थी, सोची समझी थी और पूरे सारे एंगल एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन इसमें भी एक कमी जो मुझे दिखाई दी और हम उस पर बाद में बात करेंगे, कमी नहीं कह सकता उसे मैं, लेकिन जो थोड़ी दूरदर्शिता है, हमारे पास ये अप्रोच पहले से होनी चाहिए थी कि ये कभी भी हो सकता है। क्योंकि आप याद रखिए इतिहास में, कम से कम पाकिस्तान के इतिहास में, जब भी सेना अलोकप्रिय हुई है पाकिस्तान के अंदर, उसने तुरंत भारत के साथ कुछ किया, क्योंकि वो एक ऐसा रैलिंग पॉइंट है कि वो अंदरूनी सवाल सेना पर उठने कम हो जाते हैं। और ये समय ऐसा है जब पाकिस्तानी सेना अभूतपूर्व स्तर पर लोकप्रिय है, क्योंकि इमरान खान, उन्हें लगा था कि इमरान खान को बंद करके और चुनाव जैसे उन्होंने बैलेट भरवाए थे पूरे, है ना, उसके बाद वो भी दब जाएंगे पुराने नेताओं की तरह, लेकिन वो आक्रोश दबा नहीं है। तो आप कह रहे हैं अभूतपूर्व अलोकप्रिय है? हाँ, अलोकप्रिय अनपॉपुलर है वो, ऐसे अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे। पहले कभी इतना हाँ, क्योंकि पहले वो अनपॉपुलर होती भी थी तो वो लोकल दबा के और चुनावों को फिक्स करके थोड़ा मामला ठीक हो जाता था। लेकिन इमरान खान को जेल बंद करने का और वो चुनाव जो फिक्स हुए थे पूरे, शहबाज शरीफ को जो लाए थे, उसका आक्रोश जनता से जा नहीं रहा। शार्दुल, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ूं जो आपकी बात को और मतलब एक तस्दीक करती है उसकी, वो ये कि मैंने जैसा भी बता रहा था मैं इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले कि मैं पिछले साल मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला था। और जब मैं बोलता हूं तो मुझे, और हम सब को ये बात है कि थोड़ा केयरफुली हम बोलते हैं, तो पाकिस्तान की जनता तो बिल्कुल खुले दिल से आपको बैठाती है, स्वागत करती है, बात करती है, इस बात पे वो दुख भी जताती है कि कैसे हम तकसीम हो गए। बहुत सारे लोगों को अभी भी जिनके यहाँ रह रही है वहाँ उसका ससुराल है, आधे लोग इधर हैं, आधा परिवार इधर है, वो तो है। लेकिन पाकिस्तानी सेना कितनी ज्यादा, एंड व्हेन आई से पाकिस्तानी सेना तो उसमें आईएसआई को भी मैं जोड़ रहा हूँ कि पूरा एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो कितना अयाश और कितना क्रूर है, ये इस बात से समझ में आता है कि ट्विन सिटी जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उसके बीच में थोड़ी सी ही जगह है जिसपे एक सड़क है। और मेरे को ये वहां के लोगों ने दिखाया कि आप ये हेलीकॉप्टर उड़ते देख रहे हैं, जनरल साहब वहां से यहाँ, रावलपिंडी उनका जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर है और यहाँ उनकी सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, राइट। तो यहाँ से वहां आने के लिए वो कहते देखिए ये लोग जो है आसमान में उड़ते हैं, बड़ी अच्छी उर्दू में बोल रहे थे, और इस तरह से ये है, ये जो जनता का पैसा है ये धुआं करते हैं उसमें। और जो शार्दुल ने बात कही कि अभूतपूर्व रूप से अलोकप्रिय है, तो उसके पीछे बहुत लंबे समय से उनका वो जो अयाशी है ना, वो भी जाहिर हो रही है।
तो वो भी उसमें उसका हिस्सा है। फैक्टर है। मैं उसमें 2 बात और जोड़ना चाहूंगा छोटी-छोटी इसी से जुड़ी। फिर अब जो और भारत पूरा लाइफस्टाइल है, वो मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाँ, हाँ, हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान से आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, जब 80 के दशक में, अब तो चला गया वो, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, तो वो मुजाहिदीन वाली बात आई थी, वो पाकिस्तान ने ट्रेन किए। अमेरिका से और पश्चिमी ताकतों से पैसा आया, उन्होंने पाकिस्तान को मुजाहिदीन को ट्रेन किया यूएसएसआर के लोगों से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में। लेकिन उन्होंने तब से पैसा डाइवर्ट भी किया भारत के अंदर लाने के लिए, लेकिन तब इन सब लोगों ने उसे अनदेखा किया। सब पाकिस्तान का साथ देते थे, हमें अच्छे से याद है। भारत में जो भी रहा है और जो भी थोड़ा सा इन विषयों पर ध्यान देता है, उसको पता है कि अमेरिका खासतौर से और पश्चिमी देश पाकिस्तान का बिल्कुल साथ देते थे। बिल्कुल। उसके ये जो बता रहे हैं आपने, हक्कानी साहब की किताब का जिक्र किया, लेकिन अगर आप अहमद राशिद की ट्रिलॉजी देखेंगे, और उसका पहला पार्ट तालिबान है, दूसरा पार्ट है उनका डिसेंट इनटू केओस, और तीसरा है पाकिस्तान एट द ब्रिंक। हाँ। इस तरह से तो पहले पार्ट में वो यही बात बता रहे हैं कि जिस वक्त रशिया ने इन्वेड किया, और उसके बाद अमेरिका की पूरी कोशिश यही थी कि किस तरह से वहां रिसोर्सेज को क्योंकि उनका एक्सप्लॉइट कोल्ड किया। वॉर चल रहा था ना, वो बिल्कुल। कोल्ड वॉर था। मैं दूसरी बात पे आना चाह रहा था। ये था 80 का दशक। इसीलिए आप देखेंगे कि मिड 80 के दशक से और 90 का दशक आते आते भारत में कितना ज्यादा बढ़ गया वो, क्योंकि उनके पास वो पैसा आ गया था। भाई ये रिसोर्सेज का खेल है, रिसोर्सेज बहुत बड़ी चीज है। 90 के दशक के बाद, और खासतौर से ये 9/11 जब अमेरिका में हुआ, तो फिर अफगानिस्तान में अमेरिका इन्वॉल्व हो गया, तो इनके पास फिर पैसा आता रहा। लेकिन जब ओसामा बिन लादेन वाला काम हुआ, उससे आप देखें, ब्रूस राइडल CIA के चीफ थे और वो स्टेशन ऑफिसर थे, उनके बहुत सारे, अब तो काफी बूढ़े हो गए वो, आप देखेंगे कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पहचानना शुरू कर दिया कि ये हालत दोगला दोस्त है हमारा पाकिस्तान, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो हिलरी क्लिंटन का बहुत मशहूर डायलॉग है कि इफ यू फीड सर्पेंट्स इन योर बैकयार्ड, दे विल बाइट यू अल्टीमेटली। तो जो पाकिस्तान में सांप वैसे हृदय के मुताबिक बहुत शरीफ जीव है। नहीं, हाँ, वो एक वो प्रतीकात्मक कहावत वाली बात बोल है। रहे हैं, बट ये तो- सांप का दुर्भाग्य है कि उसको लोग समझते नहीं। हाँ, नहीं, नकारात्मक नहीं, ही मुझे समझते खुद हैं। सर बहुत पसंद है, पर हम जीव की बात नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में अब दिक्कत यह है कि अब उसको पश्चिमी सपोर्ट नहीं मिलता, अब उसके पास रह गया चीन। और ये जो तकनीकी युग है जो इसका जिक्र कर रहे थे, इस तकनीकी युग से क्या हुआ है ना, पाकिस्तान की जनता को भी दिखने लगा है कि हमारा कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि अब हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल, आप सब कुछ ब्लॉक कर ही नहीं सकते। ठीक बात। तो ये वजह है उस आक्रोश की और पाकिस्तान के इस तरह से बढ़ने की। और एक आखिरी पॉइंट जिसका मैंने जिक्र भी किया था, ये जो आसिम मुनीर हैं, ये पहले ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तान के जो पूरी तरह से इस्लामाइज्ड हैं, इनकी तालीम भी वैसी हुई है। इससे पहले जनरल जियाउल हक जियाउल हक भी ऐसे नहीं थे। जियाउल हक भी व्यक्तिगत जिंदगी में विस्की पीते थे, सब दारू करते थे। पीते थे। ये प्रॉपर कट्टरवादी आदमी है। आपने जिक्र किया, आज हुसैन हक्कानी साहब का बार बार जिक्र आ रहा है। आपने जो जिक्र किया ना कि कैसे जनरल्स वहाँ पर जो उनके अय्याशियों का एक पूरा नेटवर्क है, और कैसे पाकिस्तानी, एक्चुअली पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी पर सबसे बड़ा बोझ पाकिस्तान की आर्मी है, और उसको इतने इतने अच्छे तरीके से उसके हिस्टोरिकल रूट में जाकर हुसैन हक्कानी अपनी किताब, मुझे उस किताब का नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि जब बंटवारा हुआ तो जो सेना के रिसोर्सेज का बंटवारा हुआ, उसमें पाकिस्तान के हिस्से में करीब 40 से 45% आर्मी गई, और 55 से 60 के आसपास का हिस्सा जो था वो भारत के हिस्से में आया। जबकि एक्चुअल रिसोर्सेज, लैंड रिसोर्सेज, बाकी चीज़ों में भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफ़ी छोटा देश था, तो उतनी बड़ी सेना की उसको ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो उतना बड़ा रिसोर्स गया, और वो चीज़ हमेशा एक डिसबैलेंस का काम करती रही पाकिस्तान में सिविल और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा, एक ज़्यादा ताकतवर हिस्से के तौर पर, एक बड़ा रिसोर्स कंज्यूम करने वाला जो हिस्सा था वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बना। और फिर उसने समय समय पर इसका एक खामियाजा, मतलब वो कभी पूरी तरह से सिविल कंट्रोल में आया नहीं। आप देखते हैं कि इमीडिएटली उसके बाद कू हो गए, उसके बाद बार बार कू हुए, तो ये सब लगातार वहाँ पर होता रहा। उसकी वजह ये रही, और एक कंफर्ट, एक वो स्टैब्लिश, वो उन्होंने बना लिया अपने पावर जोन में जाकर, जहां पर कभी सिविल रूल, सिविल एस्टैब्लिशमेंट कभी को उन्होंने मजबूत होने ही नहीं दिया। और धीरे धीरे फिर उसमें से बहुत सारी विंग्स, जैसे ISI जैसी चीजें निकले उन्होंने, तो वो एक पैरेलल सिस्टम है। जैसे आप देखिए भारत, इसी जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें आप देखेंगे तो भारत की तरफ से कौन स्टेटमेंट दे रहा है?
विक्रम मिश्री स्टेटमेंट देंगे आपको, आपको राजनाथ सिंह का बयान आएगा सामने, है ना? पहले बयान के तौर पर प्रधानमंत्री जयशंकर। नरेंद्र मोदी का बयान आएगा, एस जयशंकर का बयान आएगा। दूसरी तरफ से किसका बयान आपको सामने आएगा? आपके सामने एक जो उनका आर्मी का स्पोक्सपर्सन है उसका बयान आएगा, का आएगा, चीफ ऑफ आर्मी या स्टाफ फिर का चीफ आएगा। ऑफ आर्मी स्टाफ का Information बयान आ रहा है, या फिर तो ले देखिए वहां पर आपको पूरा सिविल एस्टेब्लिशमेंट गायब नजर आएगा, तो है ही। उसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट की वक्त नहीं होगी। आप देखिए वहां पर जो बरी जब हो रहे हैं, वहां पे बरियल हो रही है साइट पे, तो वहां पर आर्मी प्रेजेंस है। आप फोटो Burial of देखेंगे, terrorists. हाँ, टेररिस्ट का। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जो हॉस्पिटल में सब वहाँ पड़े हुए हैं, वहां पर आर्मी का चीफ वो जा रहा है, नॉर्दर्न कमांड का उनका जो भी अपनी उसको वो जो टॉप मोस्ट है वो जा रहे हैं उस कैपेसिटी में कि मुआवजा जैसे जो हमारे यहाँ नेताओं के काम होते हैं। तो एकदम पूरी तरह से सिविल पोजीशन खत्म है। तो एक देश पूरी तरह से उन आर्मी के चंद बड़े जो लीडर हैं, उनके जो जिसका जिक्र आपने किया, आसिम मुनीर जैसा एक रेडिकल आदमी है जो पूरी तरह से इस्लामिक कट्टरपंथी उसमें भी भरोसा रखता है, ऐसे लोगों के हाथ में इतना बड़ा रिसोर्स है जो पूरे देश को संचालित करते हैं। तो एक बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है भारत में, और ये हमेशा से रही है। कभी वो परवेज मुशर्रफ के रूप में रही, कभी जनरल जियाउल हक के रूप में रही, अलग अलग लोग से डील करने में। तो उसके लिए निश्चित रूप से एकदम डिफरेंट टैक्टिक्स होनी चाहिए। और ये मैं जो पैराडाइम शिफ्ट वाली चीज़ है जो आप 2008 के बाद बॉम्बे के हमलों के बाद जो भारत के अप्रोच में आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक लगातार हर हमले के बाद ये पाकिस्तान के अंदर ये नहीं था कि उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है इस रूप में कि हम अगर ये कोई आतंकवादी हमला होता है तो हमारे अंदर आकर मार के जा सकते हैं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं, गैर जरूरी तो बात की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि एक ये बड़ा डेटरेंस बन सकता है आगे के नजरिए से, भविष्य के उसमें। देखिए, जब डिटरेंस वाली बात, अभी जो मीडिया वाली बात आएगी तो मैं उस पर करूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था, ये जो पैराडाइम शिफ्ट में एक चीज और थी कि जब तक आतंकवाद का पालन पोषण संरक्षण पाकिस्तान करता रहेगा तब तक हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ बात करने को है नहीं। अभी भी देखिए पाकिस्तान सब जगह क्या कर रहे हैं, हमसे बात कर लो। भाई क्या बात करे, तुम आतंकवादी भेज रहे हो, हमारे यहाँ लोग मरे, अब तुम कह रहे हो नहीं बात कर लो, किस बात की बात कर रहे हैं? तो वही हुआ ना कि भाई आप अपने घर के एक लड़के को कह रहे हैं कि कैसे सामान चुरा लो, फिर कहते हो आज बात कर लेते हैं। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ये चीज पिछले 40 साल में 89 ऑनवर्ड होती ही रही। यही हो रहा था कि टेररिस्ट आते थे, कश्मीर में अटैक हुए, देश के अलग अलग हिस्सों में अटैक हुए, उसके बाद बात किए, बात तो होती रही, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला कुछ। तो अब वो उस पूरे रवैये में उसमें एक बड़े आमूल बदलाव की जरूरत है, जो कि इस रूप में हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर भी निशाना बनाया जा सकता है। 26/11 के बाद ये चेंज आया कि हमने साफ कह दिया है कि जब तक आतंकवाद का ये सब जारी रहेगा तब तक हम कोई बात नहीं करेंगे, और वो डिसएंगेज हम होते गए, और आप देखिए उससे फर्क पड़ा। हम जो इसका दूसरा जो पहलू है और उसमें उस पर बात करना चाहेंगे कि अगर आपके पास अफवाहबाज, झूठ बोलने वाला, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाला मेन स्ट्रीम इस तरह का मीडिया हो, तो आप बेमतलब के सोशल मीडिया की अफवाहों पर, वहाँ पर फैलाई जा रहे उन्माद पर, तमाम चीज़ों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बचता है। खासकर जो पिछले 15 से 20 घंटों के बीच में हुआ, उसकी मैं बात करना चाह रहा था। और मैं देख रहा, आप कुछ खबरें मैं बता दूं। पाकिस्तान के अंदर भारत की सेना घुस गई अज्ञात जगह से। कराची का बंदरगाह जो है वो उसको ध्वस्त कर दिया गया। इस्लामाबाद में भारत की सेना पहुंची और सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान के सैनिकों का सरेंडर। ये सारी चीज़ें कुछ न्यूज़ चैनल हमारे यहाँ चला रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, इसका सोर्स क्या है, इसके बारे में भी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इस तरह की अनसब्सटेंशिएटेड सूचनाएं भी प्रसारित हो रही हैं, जिनको लेकर बचने की ज़रूरत है, जिससे उन्माद से बचने की ज़रूरत है। उस पर भी थोड़ा सा हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। हृदेश, आपने फॉलो किया होगा, ये जब सूचनाएं एक के बाद पूरा का पूरा हमारा व्हाट्सएप से लेके, हमारा ट्विटर से लेके सब भरा हुआ था। टीवी चैनलों पर खुलेआम ये सब ये चीज़ें दिखाई जाती थी। और एक बहुत बड़ा जो इसी के साथ मिस इन्फॉर्मेशन आई कि जनरल असीम मुनीर, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनका कू हो गया, उनको अपदस्थ करके उनको जेल में डाल दिया गया और एक नए कोई आर्मी चीफ वहाँ पर बन गए। ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान के पायलट्स को भारत में गिरफ्तार कर लिया गया है, और वो है ना, कई सारे पाकिस्तानी जेट को मार गिराया गया है। हो सकता है कुछ गिराए भी गए हों, क्योंकि अभी तक इस बारे में सरकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
लेकिन इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचने और इसमें चीज़ों को बहुत तथ्यपरक तरीके से देखने परखने के क्या तरीके हो सकते हैं, उस पर हम तो वो मैं अपने अनुभव से ही बता सकता हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी तो पहला जो वॉर था जो डेस्क पे रह के मैंने कवर किया था, काम करता था मैं, तो वो करगिल का था। दूरदर्शन के लिए हम एक प्रोग्राम बनाते थे, तो उस वक्त करगिल की जो लड़ाई चल रही थी उसमें हमको ये बताया जाता था कि 2 ही सोर्सेज हैं, और ये दूरदर्शन पे जाता था और आज भी दूरदर्शन पे प्रोग्राम जा रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसमें 2 ही चीज़ों को हमें देखना होता था कि एक तो जो सरकार की ओर से डेली ब्रीफिंग हो रही है वो क्या कह रहा है, बिल्कुल, दूसरी बात जो ग्राउंड पर रिपोर्टर हैं वो क्या डिस्पैच भेज रहे हैं और क्या जानकारी भेज रहे हैं, तीसरी बात वेरीफाइड न्यूज़ जो है इंटरनेशनल एजेंसियों से क्या आ रही है, और पाकिस्तान की ऑफिशियल ब्रीफिंग अगर हो रही है तो वो क्या कह रहे हैं, अगर हो रही है तो उनका क्या कहना है। इनके आधार पे हमारी जो पूरी न्यूज़ की स्क्रिप्ट या कॉपी रेडी होती थी। तो अभी आपने जो जिक्र किया कि उनके लोग विमान मार गिराए हैं, ये है तो ये केवल नेशनल मीडिया जो टेलीविजन है उसी में नहीं चल रहा है, बल्कि एआई जनरेटेड कई वीडियो न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स के ग्रुप में भी चल रहे हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल फिल्टर किए बिना वही चीज़ जो आके हमें टीवी पे दिखाई दे रही है। सो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि सरकार की ओर से लगातार संवाद की प्रक्रिया जो है वो बनी हुई है, और डेली ब्रीफिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से हो रही है, सेना के बयान आ रहे हैं, विदेश सचिव बात कर रहे हैं, विदेश मंत्री कहाँ क्या मिल रहे हैं ये पता चल रहा है, और एक संयमित भाषा हमारे पूरे पॉलिटिकल एरेना में है। पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी संयमित भाषा का अभी तक कमोबेश उन्होंने इस्तेमाल किया है, और सबने इसको, लेकिन केवल टेलीविजन अगर एजिटेटेड फील करता है, गुस्सा फील करता है, तो वो चीज़ें समझी जा सकती हैं। पहले तो एक यूजलेस उनका आगे रखने वाला, मतलब मैं इसको बहुत प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, उनको एक यूजलेस है कि आज इस नॉन सब्सक्रिप्शन ड्रिवन मॉडल में उनको ये लगता है कि कैसे ज़्यादा आई बॉल्स हमें लेने हैं, राइट। और यही लोग हैं जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा किसी भी देश के लिए इससे ज़्यादा अनचैरिटेबल वर्क कोई नहीं हो सकता है कि जब आप इस तरह की सूचना दे के अपने नागरिकों को भ्रमित करें, क्योंकि एक पत्रकार का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना, और वॉर में खास तौर से बहुत डिसइंटरेस्टेड होकर चीज़ों को देखना है। वो बेस्ट पत्रकार है जो आपको जानकारियां सही स्तर पर दे, और कोई ऐसी जानकारी जो इस वक्त छुपाई जा रही हो और जो देश हित में हो उसको भी सामने लाए। ठीक है, ये सारी चीजें, तो इसमें इसके आगे कुछ कहने का है नहीं। और बाकी जो बातें हैं जिन चीजों के लिए आप उनका हम आलोचना करते रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के तांडव का, वो तो पहले भी कहते रहे हैं, तो उसको दोबारा कहने का कोई खास मतलब। शार्दुल, देखिए, मीडिया में मेरे कुछ घर वाले और मेरे बहुत से दोस्त अलग अलग देशों में रहते हैं, और आप स्वयं भी मीडिया में? नहीं, मैं तो वो मीडिया में नहीं है, वो बाहर रहते हैं। मीडिया से जुड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त और घर वाले अलग अलग देशों में रहते हैं, यूरोप में और अफ्रीका में और अमेरिका के देशों में। तो कल जब मैं उनसे बात कर रहा था रात को, जब ये सब चल रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कौन सा चैनल देखें यार, कि सब जगह तो ऐसे ही बड़ा अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, और बिल्कुल बहुत आक्रोश में बातें चल रही थी। तो वो पहली बार हुआ जब मैं बता नहीं पाया कि भारत का कौन सा चैनल देखा जाए जहां से आपको संयमित ठीक जानकारी मिल जाए। क्योंकि भाई मेरी नज़र में, और मेरी बहुत सीमित समझ है, आप सब लोग कहीं ज़्यादा अनुभवी हैं मीडिया के क्षेत्र में, तो भाई मीडिया कर्मी का काम, पत्रकारिता का काम है, खासतौर से जब जो भी होता है, हम बुरी खबरें ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं, कुछ ये नेचर ऑफ द बीस्ट है एक तरीके से, है ना, कि किसी के जीवन में कुछ गड़बड़ हो गई, उसका जनता के जीवन से क्या सरोकार है, उस तरीके से लेना देना। तो सत्य बात को हम पहुंचाएं, उस पर कैसे रिएक्ट कोई कर रहा है वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी मूल जिम्मेदारी है, प्राथमिक जिम्मेदारी है सच्ची बात को समझ आने के वाले तरीके से जनता तक पहुंचाना। और कल जो टीवी चैनलों पर हो रहा था वो कमाल, अचंभित कर देने वाला था। मतलब आप जैसे होता है ना, जैसे छोटे छोटे बच्चे जब ग्राउंड में खेलते हैं, और भाई यार मैंने वो फोड़ दिया, भाई तूने भी वो फोड़ दिया, मैंने भी फोड़, इस तरह की बातचीत टीवी पर हो रही है, और सब चैनलों में। उसका कोई एक अपवाद स्वरूप कुछ नहीं। नतीजा क्या,
जिस जुबैर को ये पूरा राइट विंग सिस्टम गाली बकता है, सुबह से शाम तक उसे देशद्रोही बताता है, एजेंट बताता है, वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर कर रहा था, सबसे ज्यादा उसी ने पाकिस्तान को काउंटर है किया ना। है भाई। और आखिर में जब उसको उधर वाले सन की गाली देने लगे तो यहाँ वाले सन की उसे डिफेंड कर रहे थे। ये कहीं तो मैंने मतलब ये मतलब विडंबना बहुत है इस सिस्टम की। और मैंने इस बात को उठाया इसलिए कि आपको सच्चे और विश्वस्त मीडिया की जरूरत तब पड़ती है जब आपको सही बात पहुंचानी होती है पूरी दुनिया में। हर चीज का राजनीतिकरण कर देना ठीक नहीं है। अगर भारत में विश्वस्त मीडिया होता तो आपको इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। भाई पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता केवल पब्लिक का मजे की चीज नहीं है। पारदर्शिता आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाने का एक टूल होता है हर क्षेत्र में। अगर मीडिया को यहाँ सवाल पूछने दिया जाएगा तो वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में उठते हैं, वो आपको भले ही नावाजिब लगे प्रशासन की तरह, लेकिन वो सवाल पूछे जाने जरूरी हैं। जो काम जैसे स्काई न्यूज का जो बहुत मशहूर हो गया, याल्दा हकीम जिनका नाम है, वो एंकर बड़ी मशहूर हो गई अब हिंदुस्तान में पिछले 2-3 दिनों में, है ना। अब याल्दा हकीम ने जो सवाल पूछे वो पहले भी पूछा सकते थे। पाकिस्तान ऑन रिकॉर्ड सबको पता है कि झूठ बोलने में नंबर 1 स्टेट है। वो आज से थोड़ी, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करके अपना धंधा बहुत समय से चला रहा है। लेकिन उसके जब डिप्लोमेट आएंगे वो लगातार मना करते रहेंगे तो उनसे सही से सवाल पूछने के लिए आपकी क्रेडिबिलिटी भी तो जरूरी है। अब आपको वो अभ्यास है नहीं क्योंकि आपको सवाल पूछना तो आता नहीं, आपको तो चाटुकारिता करनी आती है। तो पहली बात, आपको इंटरव्यू मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, आपको फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सवाल पूछने की दीर्घा भी नहीं दी जाएगी। ये क्यूमुलेटिव सिस्टम है, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। मैं इस बात को उस बात से जोड़ना चाह रहा था जो मैंने पहले की थी, जो हृदेश ने जिक्र किया था कि पाकिस्तान की जनता का कुछ नहीं। देखिए, जब आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक नीतियां अपनाते हैं शत्रु देश से निपटने के लिए, तो ये बहुत कोल्ड बात है, ये बहुत अप्रिय सुनाई देने वाली बात है, पर वहां की जनता से आपका कोई सरोकार नहीं है। आपको अपनी जनता की रक्षा करनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इसलिए कहा था कि मैंने कहा वहां की जनता को भी सरकार के साथ जो एक मोनोलिथिक बताया जाता है, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वहां की जनता अच्छी हो। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि हमारे स्ट्रेटेजिक अफेयर्स अगर आप लॉन्ग टर्म अप्लाई करेंगे तो आप उनकी परवाह नहीं कर सकते। और इसका एक पार्ट है आपकी विश्वसनीयता, आपके प्रोपेगेंडा टूल्स का होना। पाकिस्तान, आपको पसंद हो या ना पसंद हो और मॉरली कितना गलत हो, पाकिस्तान ने दशकों तक अपने अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्तर में, बौद्धिक स्तर पे, थिंक टैंक्स में, एकेडमिक्स को पाला है। और उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि हर चीज में भारत का विरोध करना। जो चीज, हाँ, और फिनिश इट। बीबीसी में आप देखिए, जैसे कुछ सवाल उठे बीबीसी में, रॉयटर्स में, खासतौर से अल जजीरा में, इसलिए आप देखेंगे उनकी भाषा टेररिस्ट की होती नहीं, उनकी होती है इंसर्जेंट्स, उनकी होती है आर्म्ड पीपल। वो बोलते ही नहीं भारत के ऊपर जो आतंकवादी हमले होने आतंकवाद। वही अगर वेस्टर्न कंट्रीज में हो जाएगा तो एक्सपोज हो चुका, उस पर बहुत पहले भी बात हो चुकी है। हम दूसरी बात पे तो ये सारे स्ट्रेटेजिक अफेयर से मिले हुए हैं। मैं दूसरी बात, एक जो मैं बात भूल गया था, अब मुझे याद आ गया, शार्दुल की बात। शार्दुल जो आप कह रहे थे, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करना चाह रहा था। आप कह रहे थे कि अमन की आशा टाइप लोग जो हैं उनको ये नहीं है। मेरा ये कहना है कि सिविल सोसाइटी हर देश की एक होती है और एक होता है हर देश का एक सत्ता प्रतिष्ठान। नेशन स्टेट में कुछ लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स को चलाते हैं, और उसके बाद एक होता है सिविल सोसाइटी, एक होता है नागरिक समाज, जो उस देश की, आप कहें कि केवल बॉडी नहीं है, स्किन नहीं है, उसके अंदर में बहुत सारे और भी तत्व काम करते हैं, अंग काम करते हैं, और सबके काम अलग अलग हैं। तो ये जो चीज है, आप कांस्टेंट वॉर में तो नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉर तो और सत्ता प्रतिष्ठान है जो वो बनाए रणनीतियां कि हमको इनसे कैसे निपटना है, इनके लिए ये, अगर हमारे लिए दुश्मन स्टेट है तो हम इसकी, हमारी दुश्मन वाली पॉलिसी है, दुश्मन से निपटने की पॉलिसी ये वो है। लेकिन पर्सन टू पर्सन, जिसका जिक्र हृदेश ने किया कि वहाँ की एक जनता भी है, और वो ऐसा नहीं कि सारे के सारे आंख बंद करके, जैसे हमारे यहाँ 50 तरह के लोग, तो आप एक टाइम के बाद आएंगे तो आप बातचीत की टेबल पे, ये जो डी एस्केलेट ना करे, ये क्या है, एक टाइम के बाद आप आएंगे बातचीत की टेबल पे, करेंगे बातचीत, ये तो हो गया सत्ता। लेकिन उसके बाद अमन की आशा टाइप चीजें जो होनी, ये एग्जिस्ट करेंगी और करनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों देशों के बीच में। दो, और अदरवाइज हम क्या हैं, हम क्या हैं, मतलब हम कोई इस तरह के असामाजिक जंगलों में या अलग थलग रहने वाले तो लोग हैं नहीं। आप
दुनिया, आप अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, यूरोप बहुत अच्छा देश है, ये है वो है, हम इस चीज की पूरी तरह से अबैंडन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के साथ हमारा एकदम जीरो कांटेक्ट होगा, हमारा इनके साथ कोई नहीं होगा, और अमन की आशा टाइप चीजें, बकवास बातें, और ये जो लोग चला रहे हैं उनके कोई हिडन मोटिव हैं। आप हर सिविल सोसाइटी का एक स्पेस होगा, उसको पूरी तरह से जीरो करके आप एक पड़ोसी के साथ नहीं रह सकते, मैं ये कह रहा हूँ, और ये इसके स्पेस बने रहेंगे। हाँ। तो मैं उसके छोटे छोटे आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, अमन की आशा से एक तो मेरा मतलब वो नहीं था कि सिविल सोसाइटी वाले, जो हमारी पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक क्लास इस तरह से बिहेव करती थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ इस समय 1123 है, जो हमारे देश की साइज और जो हमारी अपेक्षाएं उसके हिसाब से बहुत छोटी है। और भारत के डिप्लोमेट्स मशहूर हैं अपने बच्चों का और जानने वालों का वीज़ा लगवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ये सर्वविदित बात है। जो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्टेप लेने पड़ते हैं वो कैसे होते हैं? आप एंगेज करिए हर स्तर पे, आपकी बात सही है, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि दूसरा पक्ष आपका कैसा है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे FATF वाली बात है जिस पे आप सुनवाई होगी आजकल में पाकिस्तान के लिए। वो पिछली बार किसने कहा था भारत के एजेंट से कि वो पाकिस्तान को ग्रे लगवाने के लिए ठप्पा लगवाए? आप क्यों लगा रहे हैं? किसने कहा आपसे, भारत के प्रतिनिधियों से, कि आप पाकिस्तान का समर्थन करें? क्यों कर रहे हैं आप पाकिस्तान का समर्थन? उसका आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो लोग करते रहें। ठीक बात। इसी तरीके से पाकिस्तान को जगह जगह पर जो मदद मिलती है, भारत उसमें परोक्ष रूप से हाँ सर झुका के निकल जाता है। भाई, आप अपना स्टैंड परमानेंट क्यों नहीं बनाते? कारगिल का हुआ, लेकिन कारगिल से पहले हर प्रधानमंत्री को ये कहते नहीं थे। हर प्रधानमंत्री को लगता है कि ये पाकिस्तान की समस्या मैं सुलझा लूंगा। ये है राजनीतिकरण, ये है लॉन्ग टर्म सोच का अभाव, कि आप अपने शत्रु के, इट्स अ मार्कस ऑरेलियस थिंग बट आई रिमेंबर इट फ्रॉम अ डिफरेंट थिंग। सॉरी, मैं इस चीज में मुझे अंग्रेजी से ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेचर ऑफ योर एनिमी, व्हाट इज इट थिंग्स, व्हाट इट इनहेरेंटली वांट्स। और जब तक आप वो नहीं पहचानेंगे, आपके सारे जितने भी कदम हैं वो सतही रहेंगे। मेरा कहने का ये मतलब था, शांति हमेशा सबके लिए अच्छी होती है, युद्ध हमेशा विनाश लाता है, लेकिन आपका शत्रु अगर लड़ा हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म उसका करना पड़ेगा। जो एक बात मैं उस समय भूल गया था कहनी, जब हमले वाली बात, डेटरेंस वो होता है जब आप कॉस्ट अप्लाई करते हैं। आपके शत्रु तभी डेटर होगा जब उसको पता होगा कंसिस्टेंटली कि मैं एक कदम उठाऊंगा तो मुझ पर इतनी कॉस्ट, मुझे ज्यादा नुकसान होगा उसका। हाँ, मुझे उसका ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, मैं अब्दुल की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि पहले तो मुझे ये बात की बड़ी खुशी है कि जो क्या डीएस्केलेट और डिसएंगेजमेंट बोलते हैं ना ये वर्ड, अगर आप पर्सनल लाइफ में ये डिसएंगेजमेंट मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ लागू करें तो उसके डिविडेंड, जो स्मिता बात करी थी, कम मिलेंगे। तो मुझे उसके डिविडेंड मिलने लगे। उसकी पहली पहचान तो ये है कि उस दिन, जिस दिन हमला हुआ, उसके अगले दिन 10 बजे सुबह, क्योंकि उस दिन मुझे शूट पे जाना था सवेरे सवेरे, तो मैं अखबार नहीं देख पाया था, और शायद अखबारों में थी भी नहीं वो खबर उस दिन। हाँ, तो वो 10 बजे मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा भी हो गया है, क्योंकि टीवी से दूरी बनाए रखने की वजह से, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखने की वजह से आपको कई बार फायदा होता है। तो मुझे जब 10 बजे पता चला तो थोड़ा शॉक लगा, लेकिन मुझे अच्छा भी लगा। अच्छा, मैं वास्तव में अब टीवी और सोशल मीडिया से लगातार दूरी बनाए रख पा रहा हूँ। दूसरा, एक प्रोफेशनल कंपल्सन होता है, शायद मैं वो लग्जरी ले पाता हूँ। अतुल जो है डेली न्यूज डील कर रहे हैं, आप लोग डेली न्यूज डील कर रहे हैं, अखबार के वो संपादक जो हर रोज ब्रीफिंग कर रहे हैं, उनके पास वो लग्जरी नहीं है। उनको उस जहर को भी देखना और सुनना पड़ेगा, कि उनको एनालाइज करना है, रिव्यू करना है उन सब चीजों को। तो वो कंफर्ट लेवल को मैं स्वीकार करता हूं कि उस मामले में कोई आदमी प्रिविलेज हो सकता है या दूसरा नहीं कर सकता। तीसरी बात यह है कि आपकी बड़ी सही बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस, जो आपने जो अभी उद्धृत भी किया अंग्रेजी में, वो बहुत जरूरी है कि आप दुश्मन को समझें, लेकिन उसमें यह भी जरूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली दुश्मन का दिमाग पढ़ते रहें कि वो चाहता क्या है, और उसके लिए दुश्मन से बात करते रहना जरूरी है। अब वो अमन की आशा के रूप में हो रहा है, किसी भी रूप में हो रहा है, वो दैट कांस्टेंट कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, जो आपके पीछे बैठी हुई जनता है उसको ये एहसास कराना भी जरूरी है कि ये जो सेना है आपकी रक्षा के लिए नहीं, ये तो आपकी समस्या की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए उस जनता से बात करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, चाइना की मैं बात देता हूं। 2009 में जब चाइना का रेजिंग डे था, हर 10 साल में वो अपनी ताकत का मुजाहिरा करते हैं, तो मुझे वहां जाने का मौका मिला। जब चाइना में मैं गया और मैंने देखा कि वहां पर चाइनीज यूनिवर्सिटीज में बच्चे हिंदी नाम रख के, इंडियन नाम रख के अपने को इंडिया की भाषा से और इंडिया के बाजार से कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, इंडिया की संस्कृति से लोग वहाँ पर भरतनाट्यम सीख रहे हैं, लोग वहाँ पर जो है इंडिया के गाने गा रहे हैं, गांधी को पढ़ रहे हैं।
तो वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी सरकार तो ऐसी नहीं है। चाइना तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है और सबसे ज्यादा वो सरहद पर तनाव के लिए कई बार जिम्मेदार माना जाता है। कोई भी जगह वो छोड़ता नहीं और इसके पीछे लंबी हिस्ट्री है। कभी आप बात कर सकते हैं कि उनका इतिहास भी जो उन्होंने झेला है वो भी इसके पीछे है। तो मैं उससे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री और एनिमी नेशन है। वो अपने देश में ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपनी जनता के एक हिस्से को इंडिया के बाजार पे कब्जा करने के लिए तैयार कर रहा है। सो मैं बता रहा हूं, मैं फिनिश कर देता हूं। तो ये एक जनता के साथ संवाद करना भी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है और वहां की जनता को यह एहसास कराना कि हमारे पास भी सिंपैथेटिक लोग हैं, वो बात करेंगे। बहुत तीसरी चीज, आखिरी चीज में जो टेलीविजन एंकरों के लिए और लोगों के लिए कह रहा हूं, युद्ध, जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने कहा था ना कि युद्ध करने वो लोग नहीं जाते। युद्ध की बात अक्सर ज्यादातर वो लोग बात करते हैं जो युद्ध के लिए कभी नहीं गए। और जॉर्ज ऑरवेल जब ये बात कहते हैं तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल हिमसेल्फ वाज ए पुलिस ऑफिसर इन द बिगिनिंग ऑफ हिज करियर। उसने उसकी शूटिंग द एलिफेंट में आज एक बार फिर से अपने दर्शकों को रेकमेंड करूंगा। तो अब ये इस बात पे डिपेंड करता है, और बहुत कठिन है कहना आज के इस फ्लेयर अप माहौल में, कि जो देश अक्सर आक्रामक होते हैं या जो देश पीड़ित होते हैं, उनके भीतर ऐसे लोग हुए हैं समाज में जिन्होंने टेम्पर्स को लो करने की बात कही है, क्योंकि वो जानते हैं कि टेम्पर्स को लो किए बिना कभी आप लड़ते रहो, सॉल्यूशन होगा ही नहीं होगा। आखिर में मैं खत्म कर रहा हूं, तो इसमें आज भी मैं रेकमेंडेशन जो दे रहा हूं, ये यहूदा अमीखाई की कविता है और आपकी इजाजत से मैं इसकी 4 लाइनें पढ़ना चाहता हूं। वो आज की जो बात है उसको कॉन्टेक्स्ट में रखेगी। 30 सेंटीमीटर था बम का व्यास, ये एक यहूदी कवि लिख रहा है। 30 सेंटीमीटर था बम का व्यास और इसका प्रभाव पड़ता था 7 मीटर तक। 4 लोग मारे गए, 11 घायल हुए। इसके चारों ओर एक और बड़ा घेरा बना देता है। 30 सेंटीमीटर था केवल बम का व्यास, लेकिन जब 4 लोग मारे गए और 11 घायल हुए तो वो घेरा और बड़ा हो गया। दर्द और समय का 2 अस्पताल और 1 कब्रिस्तान तहस नहस हुए, लेकिन वह युवा औरत जो दफनाई गई शहर में, वो रहने वाली थी 200 किलोमीटर आगे कहीं की। वह बना देती है घेरे को कहीं और बड़ा। और वह अकेला शख्स जो समंदर पार किसी देश के सुदूर किनारों पर उसकी मृत्यु का शोक कर रहा था, समूचे संसार को ले लेता है इस घेरे में। और मैं अनाथ बच्चों के उस रुदन का जिक्र तक नहीं करूंगा जो पहुंचाता है ऊपर ईश्वर के सिंहासन तक और उससे भी आगे, और जो एक घेरा बनाता है बिना अंत और बिना ईश्वर का। हमें सुनने में बड़ी ये फिलॉसफिकल लगती है, पर दिस इज रिटन बाय क्योंकि इतने सालों से लड़ रहे हैं, आज से थोड़ी, हजारों साल से हम जिक्र करते हैं ना। लड़ाई ने कभी चीजों को खत्म ही नहीं किया, लेकिन इट इज नॉट टेकिंग अवे व्हाट द पॉइंट यू आर सेइंग। दुश्मन को एहसास कराना जरूरी है, पर डिप्लोमेटिक चैनल, बातचीत करना, शांति की बात करना, ये भी उतने विकल्प सारे ओपन है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरी बात को थोड़ा गलत तरीके नहीं, आपकी बात का विरोधी नहीं है, गलत तरीके से लिया जा रहा है। मैं युद्ध का नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपको कभी भी लॉन्ग टर्म अपने गोल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। उसके लिए आपको हर स्तर पे काम करने पड़ेंगे। जैसा आपने एग्जांपल दिया, आपको अपने लोगों को हर स्तर पे तैयार करना पड़ेगा वो कला में एंगेज करने के लिए। लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये रही है कि भारत हमेशा गड़बड़ करता है। जैसे शिमला समझौता जो हुआ, शिमला में अगर आप देखें, शिमला समझौते में भारत ने जो चीज़ें वापस दी वो उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही जो अब ये इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके बारे में पढ़ रहा था कि भारत जितना पाकिस्तान को देता, कोई देश अपर, क्या बोलते हैं वो देश ने पिछले बोला था, अपर राइपेरियन, ऐसा कोई भी देश है जो देता हो लोअर राइपेरियन को, लेकिन भारत देता है। तो आपको दिलदार और ये भारत की कुछ सांस्कृतिक दिक्कत है, हम बड़ी जल्दी दिलदार हो जाते हैं। आपको सामने वाले को अपना विश्वास अर्न करने देना चाहिए, उसको मुफ्त में नहीं देना चाहिए। मैं केवल ये कह रहा था, और उसका आपको हर कुछ करना पड़ेगा। तो मीडिया के लिहाज से विकास, आपकी बात पहले आखिर में, मीडिया जिस तरह से इस चीज को आगे बढ़ा रहा है, जिस तरह की बात कह रहा है, जिस तरह से उन्माद फैला रहा है, फर्जी झूठी खबरें, मतलब आधा सच है आधा झूठ है उसमें, तो एक संकट की स्थिति पैदा कर दी है मीडिया ने। तो हरियाणा के मंत्री हैं अनिल विज जी, वो बहुत दक्षिणपंथी हैं और यूं तो बहुत राष्ट्रवादी कहे भी जाते हैं। पर अभी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया थोड़ी देर पहले। उन्होंने लिखा कि सभी चैनलों से प्रार्थना की जाती है कि वो अपने चैनलों पर बार बार खतरे के सायरन ना बजाएं। ऐसा हो किसी दिन ऐसा ना हो कि असली सायरन बजे और लोग समझ ही ना पाए कि टीवी का सायरन है कि असली सायरन। तो ये हालत हो गई है मीडिया की कि मंत्री लोग जो हैं और वो बार बार इवन ट्वीट कर रहे हैं और सब, और बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई आप फर्जी न्यूज़ से बचो। कल मैं पढ़ रहा था, कल एबीपी न्यूज़ का एक आर्टिकल था कि पाकिस्तान को जो है एबीपी न्यूज़ से डर लगता है और उन्होंने हमारा जो है चैनल वहाँ ब्लॉक कर दिया।
तो उसमें मुझे ध्यान आया कि अब जो है हालात ये हो गई, अब एक देश जो है दूसरा देश जो है वो देश की सरकारें आपस में नहीं डर रही हैं एक दूसरे से, सरकारों से ज़्यादा तो समाचारों से डर लगने लगा है कि क्या हालत हो गई। तो ये फर्जी खबरों का तो ये है। और जहाँ तक इस बीच जैसा हृदय सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं, और अभी हम जब बात करें तो मीडिया एडवाइजरी भी जारी की मैं दोबारा डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि सब चैनल जो है वो लाइव कवरेज से और सोर्स बेस्ड खबरों से जो है वो दूर रहें, डिस्टेंस करें। और उस बीच में जैसे कि स्मिता जी ने भी बताया था, मैं थोड़ा सा वो भी पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि कई बार खबरें ऐसी होती हैं कि पुख्ता होती हैं, आपको पता होता है, आपका सोर्स भी अच्छा होता है, पर वो नेशन के इंटरेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि एकदम से फैला दी जाए। जैसे जो कल के पायलट की खबर आई, पहले वो सब जगह आ गई कि कैप्चर हुआ है, और फिर उसका कोई डिनायल भी नहीं आया अब तक, उसकी कोई कन्फर्मेशन भी नहीं आई। तो वो शायद इसलिए भी हो सकता है कि बाद में जैसा बैक चैनल जो डिप्लोमेसी पे जाएगी जब बात, तो वो एक वजह हो सकती है। तो बतौर मीडिया ये है कि बहुत सारे चैलेंज जो हम देख ही रहे हैं, और उसमें एआई का भी है, डीप फेक का भी इस्तेमाल है, और इवन सिमुलेशन के वीडियो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो बिल्कुल फर्स्ट डे जब वीडियो आए थे, तो हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल्स में या बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये ट्वीट किया है कि हमारा डिफेंस सिस्टम देखो, हमने इतने ड्रोन मार गिराए और ये किया गया। और वो मैं देख रहा हूँ तो वो 2023 का यूट्यूब पे पड़ा हुआ चाइनीज सिमुलेशन वीडियो है, गेम का, वीडियो गेम का। तो उस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं। बहुत ख़राब हालत है मतलब इस वक्त जिस सूचना के इस दौर में। और इसमें एक दूसरी चुनौती ये है कि सूचनाएं जो है ना वो दोनों तरफ से रोकी भी जा रही हैं। हमारे यहाँ से अकाउंट्स जो है हमारे अपने लोगों के बंद किए जा रहे हैं, बहुत तरह के फिल्टर लगे हैं, वो भी एक इशू है। विकास ने जो बोला उससे मेरे दिमाग में एक बात आई कि आप देखिए सोशल मीडिया पे बहसें भी चल रही हैं लोगों के बीच। मुझे लगता है जो भारत का मीडिया का टीवी चैनलों पे जो चल रहा है, इससे हमारे कलेक्टिवली इक्का दुक्का लोग सब जगह जो बड़े जहीन हैं अभी भी, लेकिन पब्लिक का बौद्धिक स्तर भी कम हुआ। ना पब्लिक के पास बहस करने को जानकारी है और लोगों से, ना ही बहस करने का और बहस करना कोई अच्छी बात नहीं, पर वाद विवाद करने का तरीका भी नहीं आता। बिल्कुल उन्मादी हो गए हैं सब। और आप देखिए, इसीलिए जब आप पूरा वर्ल्ड वाइड देख रहे हैं तो इंडियंस की बात करने के लिए वो लोग हैं जो बाहर बैठ के इंडियंस को सपोर्ट करते हैं। इंडियन जनता में कोई इतना इंटेलेक्चुअल बचा ही नहीं ज्यादा। जर्नलिस्ट का काम है रिपोर्टिंग करना। हाँ। हाउ एक जर्नलिस्ट कैसे अपने आप को नेशनलिज्म से डिसोसिएट करके लिखे, इस बात के लिए उसको दोषी कैसे बताया जा सकता है? वो इंफॉर्मेशन का वाहक है, सही इंफॉर्मेशन का, वो उसके पेशे की सुचिता है, लेकिन उसको एक्सरसाइज करने के लिए आज आप कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है डिसइंटरेस्टेड और एक है अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का मतलब है निष्पक्ष। यू हैव टू बी डिसइंटरेस्टेड, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है अतुल क्या है या ये क्या है, मुझे बताना है कि इन्होंने ये कहा और इन्होंने ये कहा, और कॉन्टेक्स्ट अगर है तो वो बता देना है। यू हैव टू एनालाइज द इशू डिस्पैशनेटली। अगर आज आप देखो तो आपके टीवी चैनलों में कई बार था कि फोन आ जाते थे कि आप क्यों नहीं लिख रहे हैं, और मैंने कहा मैंने पुरानी ट्रेनिंग के हिसाब से लिख दिया, इसको ऐसे कर देते, क्योंकि आप उसके लिए इट इज सैक्रिलेज, एक पाप है वो आज की डेट में लिखना, जबकि उससे कोई, क्योंकि जवानों के जिसका बेटा लड़ रहा है, जिसका भाई लड़ रहा है, वो लोग तो हमेशा उनका कंसिलेटरी अप्रोच होगा, वो ये होगा, उससे भी पत्रकार को कुछ लेना देना नहीं है, उसको रिपोर्ट करना है कि आज ये हुआ। ठीक बात। तो मतलब मेरी इतनी सारी बातों में एक आखिर बात कुछ विकास कुछ जोड़ना है क्या? बस एक छोटी सी चीज़ है इसमें, मुझे लगता है कि इसमें जैसे बीते दिनों में जो हमारा मीडिया का इवॉल्वमेंट जो हुआ है, मुझे लगता है कि वो एक पहलू है जो हमें वो तरीके से देखना चाहिए इस पूरे उसमें, क्योंकि सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दी, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार होगा कि मुझे इससे पहले ध्यान नहीं आता कि कोई ऐसा पैकेज बनाया हो वीडियो का जिसमें बड़ा इफेक्टिवली उन्होंने प्रेजेंट किया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। तो वो एक विजुअल अप्रोच थी, मतलब वो तो खैर वो एक विजुअल अप्रोच, और फिर उसको एम्पलीफाई किया है मीडिया चैनल ने, और उसी विजुअल अप्रोच को और ज़्यादा एम्पलीफाई करने के लिए वो बाकी तरह के वीडियो आ रहे हैं जिसमें डीप फेक है, सिमुलेशन वीडियो है। तो वो भी मुझे लगता है कि हाँ वो भी एक शायद अपने आप में, मतलब टेक्नोलॉजी भी अपने आप में एक चुनौती बन गई है। हाँ, तो भाई टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इज अ वॉरफेयर, इट्स अ वॉर फ्रंट, वो भी एक चुनौती बन गई। एक तो आखिर में मैं एक बात बस जोड़ के और फिर इसको हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में जाएंगे। ये वो सूचनाओं का ना बहुत भयानक बहाव है, जिससे कहते हैं ना कितनी सोर्स से सूचनाएं आ रही हैं। आप ये देखिए, जैसे समंदर है ना, मतलब फ्लडिंग है चारों तरफ, समंदर जैसे है ना, समंदर में आप चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं वो साल, लेकिन आप उस पानी का पता रहता अपनी सीमा पे, ये लेकिन आपके घर में नहीं, पर आप उस पानी को पी नहीं सकते, अगर आपकी मौत हो जाएगी।
आपकी मौत हो जाएगी उस पानी से। तो वो हालत है। ये खबरें इस तरह से चारों तरफ खबरें ही खबरें, लेकिन आप उन खबरों को कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि उनका सोर्स, उनका जो ट्रीटमेंट है वो इस तरह का है, इतना जहरीला है और इतना उसमें आधा अधूरापन है, जो आपने बताया कि जो फैक्ट्स पूरी तरह से उसको सैंक्टिटी नहीं बची है। इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। और खासकर मीडिया के नज़रिए से जब आपके आसपास बम गिर रहे हों, जब लोगों की जान जा रही हो, तब दूर सुरक्षित दिल्ली नोएडा के स्टूडियो में बैठकर आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि उसको बहुत ही सम्यक दृष्टि से, बहुत तटस्थ नजरिए से इस तरह से देखा जाए और सिर्फ सूचना दी जाए कि एक्चुअली ग्राउंड से क्या सिचुएशन, ना कि उसको एग्जैजरेट किया जाए। कल जो शाम को टेलीविजन चैनलों पर हो रहा था और मेरे ख्याल से अभी भी वो चल रहा होगा, वो अक्षम्य अपराध के जैसा है। उसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, उसमें फर्जी सूचनाएं हैं, उसमें सैन्य अभियान को डिरेल करने की, और हाँ, और साथ में आप अपने लोगों का जो आपका अपना सैन्य अभियान है, जो उसके बारे में भी उसमें हो सकता है कुछ बहुत वाजिब लोगों ने कुछ बहुत वाजिब वीरता दिखाई हो, कुछ बहुत बढ़िया काम किए हो, कुछ बहुत, है ना, वो सब आप वाइप आउट कर देते हैं सिर्फ बकवास, जिंगोइज्म और लगातार वो सायरन बज रहा है, हूटर बज रहा है चैनलों पर, और फिर एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद दूसरी ब्रेकिंग न्यूज के बाद चौथी ब्रेकिंग न्यूज। इसकी जरूरत नहीं है। लोगों को भी लोगों के ब्लड प्रेशर को काम डाउन करने की जरूरत है। जब लोगों में पैनिक हो, ये जो पूरा एटीट्यूड है वो लोगों के अंदर पैनिक बढ़ाने वाला है। यहाँ पर अगर ये लोग भारत की स्थिति को जस्टिफाई करना चाहते हैं, और वी आर नॉट लेस इंडियंस, हम भी हिंदुस्तानी हैं, तो पहली चीज तो टीवी चैनलों को बताना चाहिए पूरी दुनिया को, हम युद्ध नहीं एक सैन्य अभियान कर रहे हैं। भैया हमारा एक टारगेट है, हम एक चीज हुई है उसके जवाब में एक सैन्य अभियान कर रहे हैं, युद्ध कर ही नहीं रहे हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीजें तो ऐसी भी हो रही हैं जो कि मतलब ऐसे जबरदस्ती माहौल बनाया जा रहा है। कल शाम जो है, जब ये खबर आई कि इंडिया गेट खाली कराया जा रहा है, 2 मिनट पहले जो है, मैं रात में देर से गया हूँ, तो मैं वहीं से निकला इंडिया गेट से। जो रोज की स्थिति होती है वैसी स्थिति कुछ नहीं था। सिर्फ ये है कि बाकी दिनों में मैंने देखा एक आध बार दिल्ली पुलिस वाले आमतौर पर जमावड़ा नहीं होने देते। 10-12 लोग होते हैं तो फिर वो उनको स्कैटर कर देते कि नहीं यहाँ खड़ा नहीं होगा, आगे बढ़ो। वही विजुअल जो है वो अलग तरीके से ब्रेकिंग न्यूज में प्रेजेंट किया जा रहा है। स्थिति अलग थी। हो सकता है कि कल वहां से, क्योंकि एक टाइम के बाद 11 बजे के बाद 10 बजे वो वहां पर इंडिया गेट से पुलिस एक्टिवली लोगों को हटाती है, वो हमेशा होता है। लेकिन कल की स्थिति अलग थी, तो हो सकता है उन्होंने कुछ स्पेशल एफर्ट किए हो, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मतलब उसको चीजों को एग्जैजरेट करना हमेशा, और टेलीविजन मीडिया का ये जो कैरेक्टर हो गया, ये बड़ा दिक्कत वाला प्रॉब्लम स्थिति है। ये किस रूप में आएगा हमको नहीं पता। आज की इस चर्चा में बहुत सारे इसके जो पहलू थे उनको हमने समेटने की कोशिश की, उस पर बात की। अब वक्त है कि हम अपने जो सब्सक्राइबर्स के कुछ लेटर्स हैं, जो पत्र आए हैं, उस पर भी बात कर लें। उससे पहले आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप पत्र ज़रूर लिखें। हमें पत्र भेजने से हमें हौसला भी मिलता है, और इस कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों को बदलने, सुधारने, उनको और परिष्कृत करने का भी अवसर मिलता है। तो आप पत्र हमें ज़रूर लिखें। तरीका एकदम आसान है। podcast@newslaundry.com पर आप हमको अपने पत्र लिखकर मेल भेज दें सीधे, और उसकी सब्जेक्ट लाइन में NL चर्चा जरूर लिखें। शार्दुल, आप अगर पढ़ना चाहें तो पहला पत्र जो है दिवगुण सिंह का, उनको उससे शुरुआत करें। तो जैसा अतुल ने जिक्र किया, पहला पत्र दिवगुण सिंह का है। वो कहते हैं, न्यूज लॉन्ड्री टीम का शुक्रिया चर्चा को सुन के हम सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए और पत्रकारिता के द्वारा सत्ता से सही सवाल पूछने के लिए। मेरा सवाल ये है कि वक्फ संशोधन को पासमानदा मुसलमानों के नजरिए से भी देखना जरूरी है। ज्यादातर वक्फ की संपत्ति शेख और अशरफ मुसलमानों के पास है। क्या इस संशोधन से पसमानदा मुसलमानों की स्थिति में कुछ सुधार आने की उम्मीद की जा सकती है? ये वो पूछ रहे हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत मतलब कम से कम इसमें बात बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है। पसमानदा मुसलमान, जैसे लोग कहते हैं ना, हिंदू में जातिवाद है, तो वो तमाम जातिवाद मुस्लिम में भी है, और पसमानदा मुसलमान उस सोशल स्ट्राटा में सबसे नीचे हैं। तो क्या उनका, लेकिन अब मैं इस बारे में, जैसे आपने कहा कि मैं जानकार नहीं हूँ कि इस बारे में क्या कहा, लेकिन पसमानदा मुसलमानों का जिक्र हर बार होता है। और अभी सरकार, बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि उससे जब एंटी मुस्लिम ब्रांड किया जाता है तो कैसे वो पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचे, उनकी भलाई के लिए कुछ सूत्री कार्यक्रम बनाए और उनके साथ रीच आउट करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे बात होनी चाहिए। देखिए, इसमें एक लाइन में जोड़ दूँ इसमें, तो ये केवल जो
रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे जो वक्फ की संपत्तियों के मिसयूज से जुड़ी तमाम चीज़ें, कहानियां हैं, तमाम उस पे उससे जुड़ी खबरें हैं, सब कुछ है, उसमें सुधार की बात होनी चाहिए और वो सुधार की प्रक्रिया खुद मुसलमानों के अंदर से भी आनी चाहिए। सरकार इसमें एक पक्ष है जो कि कानून बना सकती है, फिर भी कितना सुधार होगा वो एक दूसरी बात है। पर इसमें एक मसला ज़रूर है कि सरकार की जो नीयत होती है कई बार, और भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि वो जब किसी दिशा में आगे बढ़ती है तो उसके साथ उसकी अपनी जो राजनीति है उसको पोलराइज़ करने की जो नीति है या उससे जो पॉलिटिकल माइलेज लेने की नीति है या उसमें जो एक विभाजन वाली जो नीति है वो कई बार उस बड़ी चाहे अच्छी नीयत भी हो लेकिन एक अविश्वास पैदा करती है। जैसे इस मामले में जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटियां हैं उसमें जिस तरह से नॉन मुस्लिम्स के एंट्री का मसला है, आप देखें, अब आप इसको ये देखिए कि शिरोमणि अकाली दल प्रबंधन कमेटियां हैं पूरे देश में, जो भी वो गुरुद्वारों के संचालन का काम करती है कमेटी। अब आप या किसी भी सरकार, नरेंद्र मोदी की या किसी भी सरकार की ये इतनी हिम्मत, हैसियत ये वो है कि वो एक कानून बना के शिरोमणि अकाली दल प्रबंधन कमेटी में 2 हिंदू घुसा दे या 2 मुसलमान घुसा दे, नॉन सिख घुसा दे, है कहीं इस? तो ये जो चीजें करती है ना, इससे अविश्वास बढ़ जाता है कि आप किस नीयत से इस तरह के काम कर रहे हैं। अब उसमें उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों के लिए एक स्पेस बना दिया, तो ये, और ऊपर से पार्लियामेंट में अमित शाह एकदम मिसलीडिंग बयान दे रहे हैं कि ये हमने नहीं किया, इसमें तो सुधार कर दिया, जबकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो है। तो ये मामला जो है, क्योंकि चीफ जस्टिस बदल रहे हैं 13 तारीख को, तो ये अभी कोर्ट में जो लास्ट हियरिंग हुई थी तो उसमें भी कोर्ट ने इस बात का संदेश दिया कि इसमें लंबी बहस चाहिए। तो भारत सरकार की ओर से जो वहाँ पर मौजूद थे कोर्ट में, तो उन्होंने साफ कहा है, तुषार मेहता ने या जो भी मौजूद रहे होंगे उसमें, कि स्टेटस को अभी रहेगा। तो ये मामला ये भी बता दें हम, जब हम कह रहे हैं सब जुडिस है अभी, तो इस पे अंतिम निर्णय भी नहीं, और सरकार ये मान रही है कि अभी उसमें जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो नहीं घुसाए जाएंगे। ठीक है। आप एक चीज सर, जो अमित शाह ने जो फ्लोर पे बयान दिया सर, उन्होंने कहा, उसमें हल्का सा पेंच ये है कि उन्होंने कहा कि वक्फ में ऐसा कोई प्रावधान, मतलब उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इस कानून में कि वक्फ में जो है नॉन हिंदू आएगा, नॉन मुस्लिम आएगा। उन्होंने बड़ा तरीके से वो बयान दिया, उन्होंने वक्फ का नाम लिया, वक्फ बोर्ड का नहीं लिया। और जो नॉन मुस्लिम है वो, हाँ, वो टेक्निकलिटी है उसमें, क्योंकि उसको मैंने बड़ा सुना था। साफ हो गया जब कोर्ट में। मैं छोटी सी टेक्निकलिटी जोड़ दूं, अतुल कहते शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक, दल आ गया था, दल तो पॉलिटिकल पार्टी है। नहीं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। हाँ। और एक मुझे देखिए इश्यू के बारे में नहीं पता, पर जैसे हृदेश ने कहा, सोशल हायरार्की का शोषण के लिए इस्तेमाल करना ये इंसानी फितरत है, तो वो वहां भी हो रहा है। और हिंदू जैसे कास्ट सिस्टम की बात होती है वो हर जगह ही होता है, तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। बाकी इस इशू का जैसे आपने कहा मुझे पता नहीं। अगली चिट्ठी है वत्सल सिंह की। वत्सल लिखते हैं, मार्को रूबियो के हाल के बयान और प्रेस रिलीज से एक बार फिर दिखाया कि गोदी मीडिया द्वारा लगातार बनाई गई हमारी विश्व राजनीति के केंद्र में होने की भ्रांति कितनी खोखली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेशक ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम एक केंद्रीय शक्ति हों, किंतु ये वास्तविकता की धुरी को छोड़ उड़ जाना समझदारी नहीं है। महीनों मीडिया से सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी घनिष्ठ मित्र हैं या अमेरिका के लिए भारत कितना ज़रूरी है, आज सच्चाई सामने अपने आप आ गई, जब वास्तव में ज़रूरत की स्थिति आने पर अमेरिका से हमें कोई खास लाभ नहीं मिला। उसने आखिर भारत और पाकिस्तान को बराबर ही स्थान पर रखकर बातचीत का मामला सुलझाने को कहा, बजाय मुखर होकर हमारा साथ देने के। माना कि जब 2 परमाणु ताकतें में इस स्तर पर तनाव हो तो कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत शायद ही एक की पैरवी खुले तौर पर करे, फिर भी यहाँ एक राष्ट्र साफ दूसरे के विरोध में प्रॉक्सी वार वाली नीति का खेल कर रहा है, तो और उसके सेनाध्यक्ष भी खुलेआम भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब भी यदि हमें हिदायत दी जा रही है तो भला किस बात के हम विश्व गुरु हैं? अगर वाकई हमारी विदेश नीति इतना भी नहीं कर पा रही कि संकट की स्थिति में बड़े देश हमारे पाले में नहीं आ रहे, तो फिर हमारे विदेश मंत्री की यूट्यूब रील्स में आंखों में लेजर निकालने का क्या फायदा? मेरे विचार से इस समय भारत को अपनी स्थिति का गंभीर रूप से समीक्षा की ज़रूरत है। हमें वास्तविकता में जीवित रहना चाहिए और उसी को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, एक दीर्घकालिक नीति को नज़र में रखते हुए। तो ये तो मेरे ख्याल से शार्दुल ने जो बात कही, उसी बात को इन्होंने अच्छे अलग शब्दों में अच्छे तरीके से कर दिया है। ये लेटर लिखा गया था जब पिछले हफ्ते, जब नहीं हुआ, अब इनको भी पिछले हफ्ते हमने पहलगाम पे चर्चा करी थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ अब इनको भी थोड़ा, इनकी भी विचार बदले होंगे, क्योंकि अब कार्रवाई हो चुकी है। मैं वत्सल से एक बात कहना चाहता हूँ। वत्सल, अमेरिका किसी का साथ नहीं देता। अमेरिका के हेनरी किसिंजर ने कहा था, टू बी अमेरिका's फ्रेंड इज अ डेंजरस थिंग। तो और
वो ये सब बात चलती रहती है, वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, उसका विदेश से वो कोई असल लेना की देना एक है। बात से मैं बहुत एग्री करता हूँ कि हमें वास्तविक धरातल पे रहना हाँ चाहिए, सच्चाई को, अपनी हैसियत को अच्छे से पूरा उसका आकलन हमें होना चाहिए, हमें हवा में नहीं रहना चाहिए कि दुनिया में बहुत सारी देश हैं, बहुत सारे उनके बीच में कुछ वो अंतर है, तो हम कहाँ हैं इस स्थिति का अंदाजा हमें अच्छे से रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून है 19 का इंडियन एक्सप्रेस में, और वो शायद आज के अखबार में छपा है, जिसमें डोनाल्ड कल ट्रम्प कल परेशान कल बैठे हैं का है और वो। कह रहे हैं कि प्लीज डी एस्केलेट सो दैट आई कैन फाइट हाँ माय हाँ, वो ग्रेट तो वॉर। आज ही है, हाँ, आज ही है। आज का ही है, शुक्रवार हाँ, को अगर देख सकें। कल तो जनरल हाँ, आसिम तो- मुनीर का था कल उसमें, हाँ। उनका कि वो उस पर था ना कि सेट योर नोज समथिंग। अगला पत्र जूही का है। जूही लिखती हैं, हाय एनएलटी, इट्स सैड दैट यू थिंक पीपल आरंट लिसनिंग बिकॉज ऑफ लेस लेटर्स, सो आई एम राइटिंग टू से दिस इज माय फेवरेट पॉडकास्ट एंड really enjoy your take and discussion. Hridesh ji's take from environmental perspective is my favorite. Yeah, I liked the balanced discussion on the Pahalgam attack. I was so put off by this warmongering on Godi media. I don't personally think we should have civilians suffer because of the fascist government. On the topic of Pope Francis's death, I liked that we could appreciate all the progressive things he did. I personally was touched by the fact that he called the cardinal in Gaza every day, even while being sick for almost 2 years. I liked both Tiffany and Nuisance this week, adding a couple of my recommendations. Show Dopaya on Amazon Prime, book Burnt Shadows by Kamika Shamsi. So thank you Juhi, and मैं एक आज हेडलाइन का जिक्र करना भूल गया था कि अमेरिका के कमिका समझिए कि कमिला शमशी, ये पाकिस्तानी राइटर थी कैमिला शमशी, उनका होगा ये, एक बार चेक कर लेना, बर्न शैडोज, अच्छा कैमिला शमशी। खैर जूही, वो नए पोप का सिलेक्शन हो गया, अमेरिका के रॉबर्ट अब नए पोप बन गए हैं। जूही की बात से मुझे एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये सांपों को लेकर जो उपमा दी जा रही है ना, आप बार बार मुझे छेड़ते भी हैं इस बात को लेकर, इसको लेके कई नहीं, इनको अतुल को कह रहा हूँ कि कई ऐसी कविताएं भी हैं इसको लेकर। एक कविता अज्ञे की है जिसमें वो सांप से कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट लाइनें याद नहीं आ रही हैं, कि तुम कभी शहर में तो रहे नहीं, तो मुझे बताओ तुमने डसना कहाँ से सीखा है, जहर कहाँ से लाए। ठीक है, तो जब मैंने पहली बार पढ़ा ना, वो बहुत प्रोफाउंड कविता है, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, सांप को बदनाम करने का, अच्छा इंसानों से कह रहा है कि इंसानों में ताना मार रहे हैं। तो ये बताना चाहता हूँ कि सांप जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं, उसमें 60 या 70 जो है वो जहरीले सांप है, लेकिन जो मौत होती है वो केवल 4 ही प्रकार के सांपों से मरने से होता है, प्लस वन किंग कोबरा। पर वो बहुत रेयर, इतना बहुत रेयर काटता है। हाँ। इतना सज्जन सांप है किंग कोबरा, उसके काटने का बचने का कोई चांस नहीं होता है। नहीं मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। उसका एंटीडोट तक नहीं बनाया जाता है हिंदुस्तान, क्योंकि वो काटता नहीं, उसके चांस ही इतने कम है। उससे खेलने के वीडियोस मिलेंगे, हजारों यूट्यूब वीडियो मिलेंगे, लोग खेलते हैं किंग कोबरा। असल में कोबरा हम यहाँ पे डिस्क्लेमर देते हैं, खेलने की कोशिश नहीं करें, अगर किंग कोबरा कभी दिखे तो सीधे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा, ये कमिला शमसी ही है, मैं वही कह रहा था, क्योंकि वो पाकिस्तानी राइटर हैं, बर्न शैडोज। हाँ, तो जूही, आपके पत्र के लिए धन्यवाद। सांप हो तो मुझे सांप बहुत पसंद है। सांप बेचारे एवोल्यूशन में उन्होंने बिल्कुल डायमेट्रिकली डिफरेंट चॉइस करी, उन्होंने पैरों को छोड़ दिया, इसलिए सारे मैमल और जितने उनके खिलाफ भेदभाव रखते हैं। सांप हमेशा सांप बेचारा कुछ नहीं करता, रोडेंट्स नहीं है जब तक ये आस्तीन में ना हो, है ना। वो भी ये भी एक फिलॉसफी वाली बात हो गई। मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, सांप बेचारे कुछ नहीं करते नुकसान, वो रोडेंट्स को मारते हैं, वो शराफत से रहते हैं, उन्हें छेड़ो तब भी निकल जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अलग दिखते हैं, उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो हम उन्हें वही, मैं तो एक बार सांप से बच चुका हूँ, सिर्फ इसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर, जो इन्होंने कहा कि 70 से ज्यादा कितना वो नॉन पॉइजनस होते हैं। नहीं पॉइजनस तो 60-70 हैं, पर उनके काटने से आप थोड़ी देर के लिए बीमार होंगे, लेकिन मरेंगे नहीं। और जो ये औगड़ वगड़ होते हैं ना, जो झाड़ फूक वाले ओझा, ये इसी का फायदा उठाते हैं। लोग कहते हैं कि ये इलाज करते हैं, ये उसका इलाज कर रहे होते हैं जो लीथल नहीं है, बिग 4 में नहीं है। जिस दिन बड़े ने काटा और ओझा के भाई ओझा कुछ, तो मैं इसी प्रोबेबिलिटी से बचा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं काटा, मुझे काटा था जिसने रसल वाइपर और एक और है फॉरेस्ट। 4 सांप है, जो मेजर कॉज ऑफ डेथ, स्पेक्टिकल कोबरा, रसल्स वाइपर, करैत जिसे कॉमन क्रेट कहते हैं, और एक और वाइपर है, वो मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका, फॉरेस्ट सॉ स्केल वाइपर। तो ये है। और किंग कोबरा होता भी नहीं, उसे हम बोल देते हैं क्योंकि हमें फन लगता है, दैट्स अ डिफरेंट ब्रीड। स्पेक्टिकल कोबरा है, नहीं मैं कह जो रहा हूं, हमारे यहाँ जो 4 हमने मैंने कुछ और बोला, मैंने कहा कि किंग कोबरा भी कोबरा प्रजाति का नहीं है, वो अलग ही प्रजाति है। और वो वेनमस इतना, और सांप पॉइजनस नहीं वेनमस होते हैं, उसका वेनम इतना पोटेंट नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा वेनम डालता है कि वो मरना। किंग कोबरा सबसे ज्यादा डालता है।
चलिए आगे मानस का एक वेनम letter इज द और- राइट वर्ड, Yes. थैंक यू फॉर करेक्टिंग, पॉइजन नहीं, वेनम। मानस है आखिरी। मानस लिखते हैं, हेलो अतुल सर एंड टीम, यू गाइस हैव curated a wonderful news podcast show, binge watched all the recent video episodes. जी हाँ, binge watched a news podcast show because Anand sir correctly said that news is an expensive entertainment only. इस सब के अलावा एक चीज पूछनी थी, आप लोग न्यूज लॉन्ड्री ऐप पे वीडियोस नहीं डालते क्या? When I took the subscription, then I saw that they were all audio podcasts. If I am missing something, then please do guide me on how to access videos of podcast on the app. बस इतना ही था। लुकिंग फॉरवर्ड टू सच डिफरेंट ओपिनियंस ऑन योर शो। वन लास्ट थिंग, अतुल सर गाते बहुत बढ़िया हैं, बट शायद न्यूज़ पॉडकास्ट में हर एपिसोड में गाना गा भी नहीं सकते, वरना राजदीप बन जाएंगे जवानी में ही। ही कैन रिसाइट पोएम्स। इत्तेफाक से आज तो कई कविताएं आज पढ़ी तो गई। कई कविताएं हो गई हैं, आज तो कविता स्पेशल तो हो आपका गया। चित्रहार टाइप शुरू नहीं कर सकते क्या ऑडियंस? नहीं, महीने में क्या है कि बैठो, कुछ नहीं, बिल्कुल, आज आप एक और- तबला लेके एक और आइए। स्टेटमेंट है उनका फिर। तबला और हारमोनियम लेके आइए। मानस अंत में लिखते हैं, मैंने उनका व्योमकेश शुक्ला वाला इंटरव्यू देखा था, उनको कविताएं बहुत अच्छी पता होंगी। व्योमेश शुक्ला की Sorry, हाँ, व्योमेश व्योमेश शुक्ला की बात कर रहे हैं। व्योमेश बजे की बात है। देखिए, कल व्योमेश दिल्ली आए हुए थे और हमारी मुलाकात होनी है आज ही कल में। व्योमेश भाई नागरिक प्रचारणी सभा के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो उसका कुछ कार्यक्रम है 10 तारीख को। हमारे 2 रिपोर्टर आज फील्ड पे जा रहे हैं और वहाँ से सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक खबरें पहुँचाएंगी, निधि सुरेश और अनमोल प्रीतम। तो उस पर भी नज़र बनाए रखिए। न्यूज़ लॉन्ड्री की कवरेज इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पे लगातार आपको मिलती रहेगी। रिकमेंडेशन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। शार्दुल, सबसे पहले आपका रिकमेंडेशन। तो इस हफ्ते मैं 4 रिकमेंडेशन दूंगा। रिकमेंडेशन बढ़ती जा रही है हर हफ्ते। नहीं, List is getting उसकी longer वजह and है, longer. आज रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्मदिन भी है। टैगोर नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को ठाकुर बोलना नहीं आता था, इसलिए टैगोर हो गया। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म दिवस है और आज मेरी माँ का देहासान दिवस भी है। अरे तो उनकी एक कविता याद आना, आपने भी एक कविता पढ़ी, मैं उसका एक अंश पढ़ देता हूँ। ये रविंद्रनाथ ठाकुर का हिंदी अनुवाद है, बांग्ला कविता है। माँ मुझे याद नहीं आती, जब केवल अश्विन के महीने में प्रातः काल हर सिंगार के वन में ओस कण से भीगी हुई हवा फूलों की गंध को वहन करके ले आती। तब जाने क्यों माँ की बात मेरे मन में बहती रहती है। कभी माँ शायद उन फूलों की डलियाँ लेकर आया करती, इसलिए पूजा की सुगंधी माँ की सुगंधी होकर आती। तो ये बहुत सुंदर कविता है, इसे आप पढ़ें। दूसरा, इस कविता का लिंक दे दीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल वो मिलेगा। मेरी माँ के पसंद का एक काव्य था, उर्मिला का जो संस्करण है साकेत में, मैथिली शरण गुप्त का। के आप लोग रामायण में राम की बात करते हैं, रावण की बात करते थे, उर्मिला को लोग भूल जाते हैं रामायण में, जो कि सबसे निर्दोष चरित्र है उस पूरे काव्य का। उर्मिला का वीर वर्णन भी लिखा है जी, मैथिली शरण जी। गुप्त। तो मेरी माँ की ये पसंदीदा रचना थी, वो उसे पढ़ा करती थी। तो ये दूसरा, 2 किताबें, एक मैंने उसका कल हफ्ता में भी रिकमेंड किया, पर आपको दोनों पढ़नी चाहिए। क्रिस्टीन फेयर जॉर्ज टाउन की एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने CIA के लिए काम किया है। और पहले ISPR में आपको बताता हूँ, ये रोचक जानकारी, ISPR जो पाकिस्तान का वो है, और उनका ग्रीन बुक जो वो सब था, वो डॉक्यूमेंट खुले में रहते थे वेबसाइट पे, क्योंकि उन्हें लगता था कोई पढ़ेगा नहीं, क्योंकि उर्दू में ज़्यादा होते थे। तो वो पंजाब में ना पैदा हुई, पंजाब की बेटी टाइम, वो खूब बिल्कुल अक्खड़ में उसी तरीके से बात भी करती हैं क्रिस्टीन फेयर। उनकी 2 किताबें हैं। पहली है फाइटिंग टू द एंड, द पाकिस्तान आर्मीज वे ऑफ वॉर, और दूसरी है वो 2019 में लिखी थी, लश्कर तैयबा, इन देयर ओन वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग लश्कर तैयबा। और ये दोनों किताबें लश्कर तैयबा वाली जैसे, और वो पाकिस्तान के आर्मी वाले, उन्हीं के डॉक्यूमेंट से निकाल के जो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं उससे बनी है। ये आपको समझ आएगा कि ये संगठन काम कैसे करते हैं, आपस में इनका सोचने का तरीका क्या है, और ये किसी भी इशू को, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अप्रोच कैसे करते हैं। तो ये मेरे 4 रिकमेंडेशन। विकास। एक रिकमेंडेशन सर, प्रसार भारती आर्काइव करके यूट्यूब चैनल है, और वहाँ जो है कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो देख लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत तनावपूर्ण माहौल है। तो वहाँ से आपको सब थोड़ा संयमित चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिनकी भाषा भी संयमित है, और बहुत अच्छी चीज़। प्रसार भारती आर्काइव करके यूट्यूब चैनल पे बहुत कुछ है। तो अभी 5 रिकमेंडेशन हो चुकी हैं। अगर हम एक भी देंगे तो पूरे हफ्ते के लिए एक हो जाएगा डोज जो है। तो अब मैं सिर्फ एक किताब जो है उसका जिक्र करूंगा, क्योंकि काफ़ी हो गया ही। विमेन इन द वाइल्ड, ये है स्टोरीज इंडियाज मोस्ट ब्रिलियंट विमेन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। बहुत बेहतरीन किताब है। हाँ, ये डिफरेंट राइटर्स के द्वारा इसमें आर्टिकल लिखे गए हैं उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने
ये फील्ड ऑफ जो संरक्षण है, कंजर्वेशन है, उस पर काम किया है। पहला आर्टिकल इसमें जमाल आरा के बारे में है और बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है और वो लिखा गया है रज़ा काज़मी जो वाइल्ड लाइफ हिस्टोरियन है, बहुत यंग एंड वन ऑफ द ब्रिलियंट राइटर्स हमारे इस समय जो उपलब्ध हैं हमारे पास। रज़ा काज़मी को जरूर फॉलो करना चाहिए लोगों को। और वो जमाल आरा के बारे में लिखते हैं कि कैसे जमाल आरा ने इस सदी के 20वीं सदी की सबसे प्रोफाउंड और भारत की सबसे पहली बायोलॉजिस्ट थी और उनकी बेटी के जरिए वो कहानी करते हैं और जब उस बेटी से मिलने जाते हैं तो पता चलता है कि जमाल आरा के आखिरी दिन बहुत परेशानी भरे थे और उन्होंने अपना लिखा हुआ सब कुछ जला दिया जो कि पब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, तो अब उसकी खोज करते हुए भी उन्होंने एक नया आर्टिकल, जब मैंने आज सुबह उन्हें मैसेज भेजा तो उन्होंने भेजा है, तो वो पढ़ के और कहाँ उपलब्ध है वो भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि PDF तो ऐसे नहीं दिया जाता। लेकिन इस किताब में जो ये किताब है ज़रूर बहुत सारी जानकारी और बहुत सारी महिला जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनके बारे में पता चलेगा। जी, तो एक ही रिकमेंडेशन मेरा भी है और वो है रॉ के पूर्व चीफ थे जुल्लत, उन्होंने किताब लिखी है और वो इस कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है, फिर से भारत पाकिस्तान एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में इस समय गुजर रहे हैं। उन्होंने किताब लिखी थी कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स। तो वो उस टाइम पे कश्मीर में रॉ के चीफ थे और उन्होंने कारगिल वॉर के टाइम, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें मतलब फर्स्ट हैंड उन्होंने देखी, वहाँ पर जो वॉरफेयर होता है उसको देखा, उसको समझाया और उसको उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें साझा की हैं। ये उनकी किताब मेरा रिकमेंडेशन है। उसको आप पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। थोड़ा सा आपको भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि वहाँ कितने सारे, खासकर कश्मीर के इलाके में कितने सारे उसमें प्लेयर्स हैं, कितने सारे उसमें लेयर हैं। उसको उन्होंने बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाने की थोड़ा कोशिश भी की है। ये मेरा रिकमेंडेशन है। देश को मैं छोड़ना एक चाह आखिर रहा में एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि जो मैंने यहूदा अमखाई की कविता का ट्रांसलेशन पढ़ा था, ये बताना जरूरी है कि वो अशोक पांडे का किया हुआ है। हाँ, ताकि वो ओरिजिनल उनकी राइटिंग आप रेडियस ऑफ ए बॉम्ब करके आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अशोक पांडे जो हल्द्वानी में रहते हैं और राइटर हैं, उनका ट्रांसलेशन था। ठीक बात है। तो इसके साथ ही आज की ये जो चर्चा है हम उसको रोकेंगे यहाँ पर और उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जब हम फिर से चर्चा के लिए बैठें तो रिश्ते थोड़ा सा नॉर्मल हों, थोड़ा शांति की तरफ बातचीत बढ़े। इसी उम्मीद के साथ इस चर्चा को रोकेंगे। शार्दुल, विकास, हृदेश और स्मिता, आप सबको इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय। शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/सब्सक्रिप्शन पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।